हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा सोशल साइंस वाले पार्ट का, 40 नंबर का कंटेंट वाला पार्ट और 20 मार्क्स का आपका पैडागोजी वाला पार्ट, 60 मार्क्स का टोटल आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। जो आज क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 3 जनवरी 2022 का और इसका कंप्लीट एसएसटी वाला पोर्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। भीमबेटका के पुराने स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द ओल्ड साइट्स ऑफ भीमबेटका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। तो आप सुनते आए हैं, इस ये क्लासेस में भी, अपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम इनका कुछ एक तरह से ये ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ पर है ये और कैसी हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप पाएंगे भीमबेटका की गुफाओं का, और ये कुछ पास से लिया गया चित्र है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो सबसे ज़्यादा जो ओल्ड हैं भीमबेटका की गुफाएं वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तो निम्नलिखित गुप्त राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये गुप्ता किंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है, मतलब किस सम्राट के बाद कौन सा सम्राट आया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, इस तरह से इनका क्रम आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले थे श्रीगुप्त, उसके बाद जो सीक्वेंस है फिर है समुद्रगुप्त और फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर है स्कंदगुप्त। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सीक्वेंस मिलेगा श्रीगुप्त। और इसमें देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस ही हमें दिए थे, घटोत्कच नहीं दिया था बीच में से, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दिया था, मतलब जो हमें ऑप्शंस दिए थे हमें उनका सीक्वेंस लगाना था कि वो किस क्रम में है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रीगुप्त, और ऑप्शन में क्या था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त नहीं था, स्कंदगुप्त था। तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। हो सकता है किसी और के बारे में पूछ लिया जाए, नाम चेंज कर दिया जाए, तो आप सभी का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, 240 AD से लेकर के 280 तक थे श्रीगुप्त, और बाकी सभी का भी टाइम पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीजन दिया है उसका, तो आपको सही और गलत पहचानना है। यहाँ पर असर्शन और रीजन करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको ये देखना है कि जो पहला दावा किया गया है, जो असर्शन दिया गया है, वो उसका सही रीज़न ये सेकंड वाला है कि नहीं है। तो ये रीज़न होना चाहिए सही, तभी ये सही होगा। मतलब जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, कहीं कहीं दिया होता है रीज़न। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द रीज़न ऑफ A। तो देखो यहाँ पर जो दावा किया गया है वो ये किया गया है कि अल बिरूनी ने किताब अल हिंद लिखा था। तो ये दावा जो किया गया है उसका रीज़न दिया गया है कि रीज़न क्यों लिखा था किताबुल हिंद अल बिरूनी ने। तो यहाँ पर दिया है रीज़न कि गजनी के सुल्तान महमूद को उन लोगों के बारे में और जानने में दिलचस्पी थी जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो जैसे कि भारत की बात करें तो भारत पर उन्होंने ये महमूद गजनवी ने विजय प्राप्त की थी। अब ऐसे ही और भी कंट्रीज़ थी जिन पर विजय प्राप्त की थी उसने, तो उन लोगों के बारे में वो और जानना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अल बिरूनी को कहा था किताबुल हिंद की रचना करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे और रीज़न भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू पिस्तक क्या है का क्या अर्थ है? तो पिस्तक का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, विच इज़ द मीनिंग ऑफ पिस्तक, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये एक तरह से मुगल आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाली कोई टेक्निक है। तो ये आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, टॉल गेटवे, लंबा प्रवेश द्वार।
तो इसका मतलब है एक तरह से प्रवेश द्वार जो है वो लंबा जो है आकृति का होता है, उसको ही कहा जाता है क्या, पिष्टक कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ लंबा सा प्रवेश द्वार आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको ही कहा जाता है पिष्टक। और ये मुगल आर्किटेक्चर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ताजमहल का चित्र है, तो ताजमहल में आपने ये देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इसको पिष्टक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में हाल की अवधि से शुरू करते हुए व्यवस्थित करें। हाल की अवधि से मतलब जो लेटेस्ट टाइम पीरियड है उससे पीछे की तरफ जाना है हमें, ना कि आगे की तरफ बढ़ना है। यानी कि अगर हमसे BC यानी बिफोर क्राइस्ट का भी पूछा है, ईसा के जन्म से पहले का भी पूछा है, तो हमें उल्टे जाना है। यानी कि मैंने आपको BC और AD बताया था। अगर आपको नहीं पता है उसका कंसेप्ट तो आप मेरा हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखें, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। मान लो कि ईसा का जन्म यहाँ पर हुआ था, तो इससे पीछे जब जाएंगे तो इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और इसके बाद अगर जाते हैं तो इसको कहेंगे हम ईस्वी कहते हैं। तो इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो ये वाला क्रम हमसे पूछा है, कुछ इस तरह से हमको जाना है, ये वाला सीक्वेंस पूछा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा आपने हमसे। अगर हमसे ये सीक्वेंस में पूछा होता और तो हम कुछ इस तरह से आंसर करते, लेकिन अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, नहीं पीछे की तरफ हम जाना है, उल्टे जाना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CDBA। तो पहले जो घटना हुई थी वो था मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य के बाद हुआ था बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद आएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, और फिर आएगा ऋग्वेद की रचना। तो ये इस तरह से अरेंज कर देंगे इसको सीक्वेंस से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 321 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और यहाँ पर अब देखो आगे अगर हम जाएंगे तो बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, और इसकी उत्पत्ति 563 से 583 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के साथ भारत में हुई थी। तो देखो हम कैसे बढ़ रहे हैं, इधर को हम बढ़ रहे हैं, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर जन्म हुआ था तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि हमसे पूछा है। तो क्योंकि जैसे ये ईशा बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब हम इधर बढ़ रहे हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दी हुई है ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और देखो ये जो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है ना, ये फिक्स नहीं है कुछ, तो इसी वजह से ये जो है इसके बाद दिया हुआ है, वर्ण व्यवस्था के बाद दिया हुआ है, ये यहाँ पर पहले दे दिया है। तो जो ऑप्शन में है वो ऋग्वेद की रचना इसमें बाद में दी हुई है। तो यानी कि जो घटनाएं हैं ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस इसका बनता है। तो यहाँ से इधर से क्या होगा, ऋग्वेद की रचना पहले हुई थी, फिर वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, और फिर बौद्ध धर्म आया था, और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई है 2, और इसमें आपको सही और गलत बताना है। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ A and B आर ट्रू एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन A and B। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है पहली, लगभग 2500 साल पहले जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों सहित लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग और लोहे के हल्के हिस्से के प्रमाण हैं जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपकरणों का, औजारों का यूज़ किया जाता था जंगलों को साफ करने के लिए। और सेकंड है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व से अनेक नगरों का विकास भी हुआ था। तो जब खेती हुई, खेती का जो विकास होने लगा तो साथ ही साथ नगरों का विकास भी हुआ, क्योंकि जब लोग खेती करते थे तो उसके साथ ही जो है सिटीज़ भी डेवलप हुई। अब लोग उसके आसपास जो खेती करने वाले थे वो रहते थे, और साथ ही साथ जो है सिटीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो खेती करने वाले नहीं थे वो लोग भी साथ ही साथ डेवलप कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों A और B स्टेटमेंट सही है, और दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये 2500 साल पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान करना है। तो चोल शासन की बात हो रही है और भूमि के कई प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर है ये भूमि के प्रकार के नाम, और ये किस प्रकार की भूमि थी तो इधर यहाँ पर दिया हुआ है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। A को हम तीसरे से मिला देंगे, यानी कि जो वेमल बगाई जो नाम है ये किसको कहा गया था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसको ये कहा जाता था। और
अगर बी को देखें तो बी को चौथे से मिलाएंगे, बी ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि होती थी। और सी को दूसरे से मिलाएंगे, शाला भोग कहा जाता था किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी। देवदान कहा जाता था मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को। तो ये भूमि के अलग अलग टाइप्स हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अजर्शन दिया है और उसका रीज़न दिया है। ये मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर दावा किया जाता है उसका ये वाला रीज़न होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये रीज़न दिया होता है सेकंड वाला। तो हमें पहचानना है ये सही है या गलत है। तो सही ऑप्शन को चुने तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट का कारीगरों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि अपोजिट जो है इसका इफेक्ट पड़ा, और कारीगर उत्पादन में गिरावट और कृषि खेती ने पतन के संकेत दिखाए। 1770 में एक अकाल ने बंगाल में 10 लाख लोगों की जान ले ली। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है यहाँ पर। और इसका जो रीज़न दिया है वो दिया है कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास था कि जितना हो सके राजस्व में वृद्धि की जाए और जितना हो सके महीन सूती और रेशमी कपड़े खरीदे जाएं। देखो, इनका ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल की दीवानी प्राप्त होगी, दीवानी प्राप्त होना मतलब जो टैक्स वसूलने का जो ड्यूटी थी वो इनको मिल गई। तो अब जब टैक्स वसूलने का जो काम है वो इनको मिल गया, राइट्स इनको मिल गए, अधिकार मिल गए, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो राजस्व था, जो टैक्स था, उसमें वृद्धि कर दी। इसके अलावा इन्होंने सोचा कि जो महीन सूती और रेशमी कपड़े हैं वो खरीदे जा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बंगाल में एकत्रित राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए, माल की खरीद के वित्त पोषण के लिए किया जाता था। अब क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें सूती और रेशमी कपड़े खरीदने ज़्यादा से ज़्यादा, और ये खरीदने कैसे थे, इन्होंने बाहर से खरीदने थे। तो जो राजस्व इनको मिलता था, टैक्स मिलता था, उससे कपड़े खरीदते थे बाहर से। और इसमें देखो इसका रीज़न क्या रहा, मतलब कि ये जो रीज़न रहा, इसका ये दावा दिया है कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट का कारीगरों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी ये जो रीज़न था इसका ये प्रभाव पड़ा जब उन्होंने टैक्स जो है बढ़ाया। किसानों को अपना जो गुजर बसर थी वो भी नहीं चल रही थी, उसके बावजूद उनको टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, भूखमरी छा गई और एक बार फसल भी नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था। तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई किसानों की और कारीगरों की। जब फसल ही नहीं होगी तो वो टैक्स कहाँ से देंगे, लेकिन इनका प्रेशर जो है वो पड़ रहा था किसानों पर, जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बिगड़ गई। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किसने योगदान दिया? हु कंट्रीब्यूटेड टू द बैनिंग ऑफ सती इन 1829? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा राजाराम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल 1828 में। तो उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, वो जो ज़्यादा विवाह करते थे लोग, एक से ज़्यादा विवाह करते थे, मतलब बाल विवाह जो हो जाते थे, कम उम्र में शादी होती थी, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कि लड़कियों को गर्भ में मार देते थे। तो ऐसी कुछ प्रचलित कुप्रथाएं थी, कुछ सामाजिक बुराइयां थी, जिनको दबाने में इन्होंने राजाराम मोहन राय की मदद की थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड बेंटिक ने ब्रिटिश भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया। तो इन्होंने ही ये कानून पारित किया था सती प्रथा पर बैन लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दिया है असर्शन और रीज़न। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई होती है इसका ये रीज़न होता है कि इस रीज़न की वजह से ये बात हुई है। यहाँ पर अगर देखें तो 1927 और 1935 के बीच अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। यहाँ पर हम बात करें कि अंबेडकर ने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए। क्यों चलाए, क्या रीज़न था उनका? अंबेडकर का उद्देश्य सभी को भारत में ब्रिटिश शासन की शक्ति के रूप में स्थापित करना था। तो क्या ये रीज़न था? यहाँ पर देख लेते हैं सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये काम अंबेडकर ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो रीज़न दिया है कि ब्रिटिश शासन की शक्ति के रूप में स्थापित करना था भारत में, ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ करेक्ट होगा। तो ये आंदोलन दिए हुए हैं और उनके नेता दिए हुए हैं सेकंड लिस्ट में। तो उनको आपको मैच करना है कि कौन सा सुधार आंदोलन कौन से लीडर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4, ए को हम थर्ड से मिलाएंगे, मटुआ पंथ जो है वो हरिदास ठाकुर से रिलेटेड है। बी जो है वो पहले से रिलेटेड है, यानी सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिराव फूले ने, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर सी को हम मिलाएंगे फोर्थ से, आर्य समाज जो रिलेटेड है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती से। और ब्रह्म समाज रिलेटेड है राजा राम मोहन राय से, ये तो सभी जानते होंगे। तो अगर आप इसमें से देखो एक या दो भी जानते हैं ना, उसके आधार पर भी आप इनको मैच कर सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन देखते हैं पेपर में तो वहाँ पर भी आपको इसी ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं आता है, एक दो भी आते हैं अगर, तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आपको सारे ही ऑप्शंस का पता हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। तो देखो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1885। तो पहली तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन दूसरी जो है वो गलत है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता मुख्य रूप से ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, ये बात गलत है। देखो जो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो हमारे काफ़ी पढ़े लिखे थे और एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते थे, ऐसा नहीं था कि अनएजुकेटेड थे। तो सिविल सेवा की परीक्षा भी दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो भी क्लियर की थी उन्होंने। तो मतलब कि ऐसा नहीं था कि अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से ही थे। एजुकेटेड बैकग्राउंड से आपको ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो मिलेंगे। यहाँ पर क्योंकि मुख्य रूप से बात की गई है, यानी कि इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जो उसमें शामिल थे ना वो अनएजुकेटेड या फिर रूरल एरियाज से आते थे, जो लीडर्स थे, मेन लीडर्स जो थे। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके अपोजिट था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है असर्शन और उसका रीजन। देखो मैंने आपको बताया है ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिलेंगे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो पहली बात दी हुई होती है, यहाँ पर असर्शन में जो बात दी हुई होती है, ये यहाँ पर इसका रीजन दिया हुआ होता है कि ये जो बात यहाँ पर की गई है, क्या ये इसका रीजन सही है, मतलब इसका ये रिजल्ट होगा। तो आपको कुछ इस तरह से इसको समझना होता है। देखो यहाँ पर अगर हम असर्शन की बात करें तो ये है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत में सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया जाएगा और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और फिर इसका रीज़न दिया हुआ है, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने भारत में कई जगहों पर विद्रोह किया और बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग विद्रोह में कूद खड़े हुए। तो यहाँ पर देखो सही ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो यहाँ पर अब हमको पढ़ने से भी वैसे तो पता चल रहा है। देखो क्योंकि हम इसके बारे में पहले से ही जानते हैं तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, कोई असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, तो आपको कुछ इस तरह से पता लगाना होता है कि ये जो रीज़न यहाँ पर दिया होता है ये उसका रिजल्ट होता है पहला वाला। तो इन्होंने कहा है जो मई 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें जो विद्रोह शुरू किया था वो एक तरह से सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था और बड़ी संख्या में फिर समाज के विभिन्न वर्गों ने उसमें भाग ले लिया था। विद्रोह सिपाहियों ने शुरू करा था, लेकिन फिर डिफरेंट जो हम कह सकते हैं डिफरेंट जो वर्ग्स थे, डिफरेंट जो सेक्शन थे, वो विद्रोह में आ गए थे आगे। तो लेकिन शुरुआत किसने की थी? सिपाहियों ने की थी। अब देखो ये रीज़न जो दिया गया है, अब उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला कि अंग्रेजों ने फैसला किया, जब ये क्रांति समाप्त हो गई थी उसके बाद अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत में जो सेना होगी, भारत में जो सेना है उसमें भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर देंगे, यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको हम कम रखेंगे, जिससे कि आगे इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो। जब भारतीय सैनिकों की संख्या कम होगी और हमारे सैनिकों की संख्या ज़्यादा होगी तो ऐसे विद्रोह की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो रीज़न है वो दिया हुआ है बिल्कुल सही, क्योंकि जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद ही इन्होंने ये चीज़ की। यानी रिजल्ट क्या निकला? ये निकला, ये फर्स्ट स्टेटमेंट।
तो इन्होंने भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जिससे आगे ऐसा विद्रोह देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के गठन पर निम्नलिखित कथन और तर्क को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो वैसा ही है यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेकंड वाला जो है वो रीजन दिया है और रीजन का जो रिजल्ट निकला वो ये निकला, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें दिया होता है असर्शन और रीजन। आपको ये पहचानना होता है सबसे पहले तो कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही दी हुई है और फिर उसके बाद क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, फिर ये देखना होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो भाई, ये अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखो तो है तो ये सही, जैसे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। भाषाई राज्य क्या होता है? भाषाई राज्य होता है जैसे कि कोई ज़्यादा संख्या में कोई एक भाषा बोलने वाले लोग हैं अगर, तो उसके आधार पर राज्य बनाना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग हों, जैसे कि जो तेलंगाना आपने सुना था, वो लास्ट जो क्रिएटेड जो राज्य था वो भाषा के आधार पर बना था। सॉरी, तेलंगाना तो बाद में बना है, जो आंध्र प्रदेश था वो भाषा के आधार पर राज्य बना था जब बना था वो, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्या था, ये भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे दोनों। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी हुई है। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में कॉम्पैक्ट प्रांत बनाने के लिए जिलों और अनंतिम सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की। तो यहाँ पर देखो दोनों ही यहाँ पर चीज़ें सही दी हुई हैं, लेकिन जो रीज़न दिया है इसका ये गलत है, क्योंकि इसका ये वाला रिजल्ट होना चाहिए। तो ऐसा करने पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये चीज़ अलग है, ये वाला स्टेटमेंट जो है इससे अलग है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो क्योंकि ये इसको खिलाफ थे भाषाई राज्यों के निर्माण के, तो ये बात इससे रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन आकाश में विभिन्न खगोलीय पिंडों के बारे में है। आकाश में जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में कि आसमान में जो भी चीज़ें हमें चमकती हैं वो क्या होती है, खगोलीय पिंड कहलाती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। तो इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो सही पहचानेंगे कौन सी सही है। यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए, बी और डी। तो देखो, हम रात में आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारों की गर्मी और रोशनी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। अब वैसे तो देखो, आपने आसमान में देखा होगा, कभी अब छोटे रहे होंगे तो छत पे सोते होंगे, या फिर अब बड़े होकर भी बहुत से लोग सोते हैं छत पर। तो आपने देखा होगा कि हम तारे गिनते थे कि देखो कितने तारे हैं। तो जब शुरुआत होती थी तारे दिखने की, जैसे जैसे रात होती है, अब देखो हम लोग तो बोलते थे कि तारे निकल गए, वो वैसे वो निकलते नहीं है, वो कहीं नहीं जाते, वो बस हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन बचपन में तो कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि बस हम इन सब चीज़ों को ही सच मानते हैं। तो रात में ऐसा होता था कि हम बोलते थे कि देखो तारे निकलना शुरू हो गए, और हम उनको काउंट करना शुरू करते थे। तो अब जैसे जैसे उनको काउंट करते थे तो उनकी क्या होती थी, एक टाइम पे इतनी संख्या बढ़ जाती थी कि हम उनको काउंट कर नहीं पाते थे। तो हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो, ऑलमोस्ट सभी करते हैं बचपन में, अगर छत पे सोते होंगे तो रात के आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारों की गर्मी और रोशनी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो उनसे भी दूर हो रहे होंगे। तो वो उसका रीज़न ये है कि हम उसकी गर्मी भी नहीं महसूस कर पाते और रोशनी भी नहीं महसूस कर पाते। रोशनी इसलिए नहीं, देखो रोशनी महसूस नहीं करेंगे तो वो हमें दिखेगा ही नहीं, तो क्योंकि वे हमसे दूर हैं, ऐसा इसलिए होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो पहला तो सही है, बी भी इसमें सही है। अर्सा मेजर नक्षत्र 7 सितारों का एक समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अर्सा मेजर है क्या, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो 7 तारे आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बचपन में हम काउंट करते थे सितारे, तो उसमें ये भी होते थे। ये थोड़े आपको ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं बाकी सितारों से। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। देखो ये पास पास होते हैं, तो इनको अक्सर हम काउंट किया करते थे कि देखो 7 तारे एक जगह दिख रहे हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन होता है एक तारों का समूह जो कुछ एक डिफरेंट टाइप की एक जो है आकृति बना देते हैं, तो वो होते हैं क्या, कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी सही है।
सप्तऋषि इनको बोला जाता है, 7 तारे मिलकर के ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो सी यहाँ पर गलत है। सी के बारे में दिया है क्या, ध्रुव तारा आकाश में अपनी स्थिति बदलता रहता है, तो गलत है ये। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, तो ये अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता। डी है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थितियों में प्रकट होता है। कहने का मतलब है कि इसके जो फेसेस हैं, जो मून फेसेस आप देखते हैं ना, कभी आपको ये बहुत पतला दिखेगा, कभी आपको थोड़ा सा मोटा दिखेगा, कभी आपको फुल मून दिखेगा। आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन ये आपको फुल मून दिखेगा। तो यहाँ पर ये बात ही की गई है कि अलग अलग समय पर ये अलग अलग आकार में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मून का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। कभी ये बिल्कुल पतला आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और फिर ये बढ़ता बढ़ता बड़ा हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से। ये बड़ा कुछ नहीं होता, ये हमें बस जो रोशनी इस पर पड़ रही है उसके हिसाब से इसका आकार हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। बल्कि ये रहता तो एक ही साइज़ का है, लेकिन वो जो भाग अंधेरे में आ जाता है तो वो हमें नहीं दिखता है। देखो ये जो है, ये वाला भाग इसका अंधेरे में है, तो इसलिए हम नहीं देख पा रहे, लेकिन ये गोल ही है। ये इसका स्ट्रक्चर हमेशा यही होता है, बस हम नहीं देख पाते। तो इनको एक तरह से बोलते हैं मून के फेजेस, इनको बोलते हैं जो हम देख पाते हैं। तो वो यहाँ पर ये जो 4th स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो ए, बी और डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोब से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोब। तो देखो ग्लोब के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, सही चुनना है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए, बी एंड सी आर करेक्ट। देखो ए, बी और सी देखें अगर हम, तो ए जो है वो है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है, यानी कि एक तरह से कहें मिनिएचर फॉर्म है ये पृथ्वी की। जैसे पृथ्वी को तो हम पूरी उठा करके देख नहीं सकते ना कि कहाँ पर क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा महाद्वीप है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर ओशन है, कहाँ पर क्या है, ये तो हम नहीं देख सकते पृथ्वी पर तो। लेकिन पृथ्वी के जैसा ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने ले लिया है, जिसको नाम दे दिया किसका, ग्लोब का। ग्लोब के थ्रू हम जानते हैं पृथ्वी पर क्या कहाँ पर है। तो ग्लोब जो है एक तरह से हम कहेंगे मिनिएचर फॉर्म है ये, और एक छोटा सा प्रतिरूप है, मॉडल है इसका पृथ्वी का। दूसरा है ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हमें कुछ भी पढ़ना हो ग्लोब में, जैसे कि हम कॉन्टिनेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम उसी तरह का ग्लोब ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वैरायटीज़ ऑफ ग्लोब। यहाँ पर अगर आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से कॉन्टिनेंट्स को ही सिर्फ उबार कर दिखा दिया जाएगा, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। कहीं कहीं पर आपको कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें कंट्रीज़ हाईलाइट रहेंगी। कहीं पर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर अगर पढ़ाना है, जैसे कि मान लो रेगिस्तान कहाँ पर है, या फिर जो वन है वो वाला एरिया कहाँ पर है, तो आपको कुछ इस तरह का ग्लोब दिखाया जाएगा। और इसको आप देखो यहाँ पर घुमा भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर इसको दिया गया है, और ये इसकी यहाँ पर धुरी बना दी गई है कुछ इस तरह से, जैसे पृथ्वी है बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो ग्लोब आपको कई तरह तरह के आकार में और प्रकार में मिल जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सी है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है, तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, और अगर आप जो सैटेलाइट से इमेजेस ली गई होती हैं पृथ्वी की, उनको देखेंगे तो बिल्कुल आपको सिमिलर इमेजेस दिखेंगी। तो बिल्कुल ये एक तरह से हम कह सकते हैं जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं ये बिल्कुल सही जो अनुपात है उसमें दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है इससे रिलेटेड, ध्यान रखेंगे ये चीज़। अब देखो यहाँ पर 4th ऑप्शन क्या दिया है कि यह स्थिर है और इसे घुमाया नहीं जा सकता। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही इसका स्ट्रक्चर बना दिया और एक धुरी पर इसको टांग दिया गया है। तो बिल्कुल ये पृथ्वी के स्ट्रक्चर जैसा है और इसको घुमाया जा सकता है। घुमा करके आप देख सकते हैं कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। कोई भी चीज़ आप इस पर देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, घुमा फिरा करके एक एक चीज़ आप इस पर देख सकते हैं। तो डी जो है यहाँ पर गलत है, तो ओनली ए, बी एंड सी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषताओं से पृथ्वी के ऊष्मा क्षेत्र की पहचान करें। आइडेंटिफाई द हीट जोन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हीट जोन्स के बारे में कई बार बता चुकी हूँ और अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। हीट जोन्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड लाइन्स के बारे में, और लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड लाइन्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपका उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स को अच्छे से समझ लें। मैंने भी ये चैप्टर कराया हुआ है, आपको ज्योग्राफी वाले मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको ज़रूर समझ लें इसको देखने से पहले। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर कुछ विशेषताएं दे दी गई हैं एक हीट जोन की, और आपसे पूछा गया है
कौन से हीट जोन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो 4 हीट जोन यहाँ पर दे दिए हैं। और देखो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेम्परेट जोन की यहाँ पर बात की गई है। अब देख लेते हैं क्या क्या विशेषताओं की बात हो रही है। पहला है कि दोपहर का सूरज जो है कभी सिर के ऊपर नहीं चमकता, मतलब सिर के ऊपर कभी नहीं चमकेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती इस जगह पर, तिरछी पड़ती है, तिरछी। तो जिसकी वजह से कभी भी सिर के ऊपर सूरज आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। इन क्षेत्रों में मध्यम तापमान होता है, तो मध्यम तापमान रहता है, ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है, तो मध्यम टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा। ये क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, आर्कटिक सर्कल, यानी कि जैसे कर्क रेखा यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आ रहा है आर्कटिक सर्कल, ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल है, अभी बताऊंगी आपको, उस पर ही दिखा दूंगी ग्लोब पर। और ये इसके बीच में पड़ता है, ये वाला टेम्परेट जोन बीच वाला पड़ जाएगा। और दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण में है मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल से घिरा हुआ। अब देखो ये इक्वेटर हो गई, अब नीचे कौन सी होगी, मकर रेखा। मकर रेखा से नीचे आपको मिलेगा क्या, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला भी क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। बस इसको नाम दे देते हैं क्या, इसको कह देते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन और इसको कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। आगे देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस जोन की बात हो रही है। अब देखो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपने लैटिट्यूड लाइंस के बारे में नहीं जाना है तो आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। लैटिट्यूड लाइंस है ये वाली जो आपको दिख रही है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये वाली जो आर्कटिक सर्कल जो है, ये सर्कल होता है। देखो ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं ना, ये सर्कल बनाती हैं, तो इसलिए इसको सर्कल बोलते हैं हम। ये वाला सर्कल बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर महासागर है आर्कटिक के नाम से, तो इसलिए इसके नाम पर ही रख दिया गया है। तो इसके बीच का जोन क्या है, टेम्परेट जोन, और ये इसको नॉर्थ नाम दे दिया गया है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसको हिंदी में कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। थोड़ा सा नाम चेंज भी कर देते हैं, जैसे ऑप्शन में क्या दिया है, समशीतोष्ण कटिबंध दिया है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं फेरबदल, तो ध्यान रखेंगे आप, वैसे समझ जाएंगे। शीतोष्ण तो आ ही रहा होगा, क्योंकि शीत कहते हैं ठंडे को और उष्ण कहते हैं गर्म को, दोनों को मिलाकर के बना दिया है, ना तो ठंडा ना ही गर्म। ऐसे ही देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला जोन जो है, ये टेम्परेट जोन कहलाता है, इसको साउथ नाम दे दिया गया है, साउथ टेम्परेट जोन। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, और लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इसको आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। यदि ग्रीनविच माध्य समय दोपहर 1 बजे है तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। देखो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है कि जो ग्रीनविच का टाइम है उससे भारत का टाइम कितने टाइम आगे है, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, 6:30 बजे होंगे दोपहर के, या फिर दोपहर क्या हम इसको अपराह्न कहते हैं, दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न कहलाता है, और इसको हम पीएम एक तरह से कह देते हैं, जो सुबह के बाद का जो टाइम होता है उसको पीएम कह देते हैं। अब क्योंकि देखो 6:30 जो शाम के होते हैं, दोपहर का टाइम तो होता नहीं है, दोपहर के बाद का होता है, और रात के बीच का टाइम ये होता है, तो अपराह्न इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था टाइम का कंसेप्ट, जब आपको मैंने समझाया था। तो ये तो जो है हमारी ग्रीनविच लाइन है, और यहाँ से अब देखो हमारे प्यारे भारत की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ये 82.5 डिग्री लाइन है, देखो ये वाली लाइनें आ रही हैं ना, ये वाली जो लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो अब जो ये 82.5 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये यहाँ से होकर के जा रही है, और यहाँ पर ये हमारे भारत का मानक समय। तो ये जो मानक समय है ये यहाँ से लगभग 5.5 घंटे आगे है। उसके हिसाब से जैसे मान लो दोपहर के 1 बजे हैं, तो दोपहर के 1 बजे में 5.5 घंटे और ऐड कर दो, तो हो जाएगा 6:30 शाम के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जंगलों में चीड़, पाइन और देवदार जैसे नरम लकड़ी के पेड़ उगते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो है इसमें ये वाले पेड़ आपको मिलेंगे, चीड़, पाइन और देवदार के, ये नरम लकड़ी के पेड़ होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है, तो वनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैंने आपको वैसे प्रीवियस वीडियोस में कराया भी है, क्योंकि वनों के बारे में मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है। तो देखो ये जो वन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
उच्च अक्षांशों से मतलब है कि ये ठंडे इलाकों में मिलेंगे। उच्च अक्षांश कौन से हैं? देखो, अगर हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाए तो उच्च अक्षांश, देखो ये तो निम्न अक्षांश हो जाएगा क्योंकि 0 डिग्री है। उच्च अक्षांश होंगे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, तो ऊपर की तरफ ये मिलते हैं क्योंकि ठंडा एरिया बढ़ जाता है जैसे हम पृथ्वी पर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इनको टैगा भी कहा जाता है और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। देखो, कास्ट मतलब ये है लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी, तो ये जो है लंबे होते हैं और नरम होते हैं, सॉफ्ट वुड होती है इनकी, तो ये लुगदी बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। जिस लुगदी का यूज़ हम करते हैं कागज़ बनाने के लिए, समाचार पत्र बनाने के लिए, माचिस बनाने के लिए और पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो यही पेड़ इसमें मिलते हैं। और यहाँ पर अगर जो जानवर मिलते हैं सामान्यतः उनकी बात करें तो ये रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। मेरे आंसर करने से पहले ही आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करा करें। वैसे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में किया करो जो भी आप ये करते हो, टेस्ट जो करते हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर ज़रूर बताया करो। यहाँ पर बात करें इस दावे की या असर्शन की, तो इस रीज़न की वजह से ये रिजल्ट निकलेगा, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से ही सॉल्व करना है। तो देखो, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। और यहाँ पर बात करें अगर रीज़न की, तो दिया है कि वनस्पति की वृद्धि मिट्टी की ढलान और मोटाई पर निर्भर करती है। देखो, यहाँ पर अगर दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो एक दूसरे से रिलेटेड ये कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। सही ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा, सही ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि ये दोनों बातें सही लग रही हैं कि वनस्पति की जो वृद्धि होती है, एक तरह से मिट्टी की ढलान कैसी है और जो मिट्टी की मोटाई है वो कैसी है, उस पर निर्भर करती है। क्योंकि हमने देखा होगा जो वनस्पति उगती है वो डिफरेंट मिट्टी में डिफरेंट टाइप की वनस्पति आपको मिलेगी। और स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप देखो ऊंचे जाएंगे ऊंचाई पर, आपने देखा होगा जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर कुछ अलग तरह के वन पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, शंकुधारी वन आपको मिलेंगे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, और ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो फिर वनस्पति गायब भी हो जाएगी, बहुत कम आपको मिलेगी। तो ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वनस्पति भी आपको अलग अलग तरह की मिलेगी। जैसे कि हम हिमालय पर जाते हैं तो हिमालय पर आपको लगभग सभी तरह की वनस्पति मिलेगी। नीचाई से अगर ऊंचाई तक आप देखें, नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएंगे तो अलग अलग तरह की आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। दोनों बातें सही हैं लेकिन रिलेटेड एक दूसरे से ये नहीं है। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर महासागरीय सतह पर जो जल होता है उसकी अलग अलग जो है स्थिति होती है, उसके बारे में दिया हुआ है नेक्स्ट कॉलम में कि कौन से आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर अगर सही ऑप्शन का चुनाव करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें ठंडी महासागरीय धाराओं का, तो ठंडी महासागरीय धाराओं की, तो ये जो है ये ध्रुव से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। कैसे, बता देती हूँ। ये जो है मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। तो आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और ध्रुवों की ओर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, -डिग्री में पहुँच जाता है। तो जो महासागर की धाराएं ध्रुवों से इक्वेटर की ओर बहती हैं वो वाली धाराएं होती हैं ठंडी महासागरीय धाराएं, क्योंकि ठंडे जगह से ये आ रही हैं तो ठंडी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो महासागरीय धाराएं इक्वेटर की तरफ से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं वो कहलाती हैं कौन सी, गर्म धाराएं, क्योंकि इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब जब ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर धाराएं बढ़ेंगी तो वो गर्म टेम्परेचर तो ऑलरेडी रहेगा ना उनका, ठंडा तो बाद में ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये गर्म धाराएं इधर से बहेंगी। वैसे ही नीचे की तरफ भी है, साउथ की तरफ भी, यहाँ पर भी जो इक्वेटर से धाराएं नीचे की तरफ बहेंगी वो गर्म धाराएं होंगी और जो नीचे से ऊपर की तरफ धाराएं जाएंगी वो होंगी ठंडी धाराएं। देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी जो धाराएं हैं वो इस तरह से ठंडी या गर्म होती हैं। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि एक्सेप्शंस का काम भी करती हैं, तो वो आपको देख लेना है और बाकी आपको ध्यान रखना है किस तरह से इनको आप समझ सकते हैं।
तो ये हो गई ठंडी महासागरीय धाराओं की बात। बी को हम मिलाएंगे किससे, इसको हम मिला देंगे सेकंड से। ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना। तो ज्वार भाटा जो है उठना और गिरना होता है। ये जो महासागर का जो जल होता है वो नियम से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो नियम से यहाँ पर बात हो रही है दिन में 2 बार, उसको कहते हैं ज्वार भाटा। फिर हम सी को मिला देंगे पहले से। तरंगे जो हैं, तरंगे क्या है, महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना। देखो ये जो तरंगे हैं और टाइड्स जो है इनमें डिफरेंस क्या है कि जो ज्वार भाटा है ये दिन में 2 बार नियम से ऊपर उठता है और गिरता है, वो ज्वार भाटा कहलाता है। लेकिन जो तरंगे हैं वो ये दिन भर इनका तरंगों का चलता ही रहता है कि कभी ये ऊपर उठती हैं कभी नीचे गिरती हैं। तो तरंगे नियम से चलती रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑल्टरनेट एक तरह से बताया गया है। ऑल्टरनेट जो लहरें हैं ये राइज होती हैं और नीचे गिरती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नियम से 2 बार ही दिन में होगा। तो जैसे कि ज्वार भाटा होता है, तरंगे तो ऊपर उठती रहती है और नीचे गिरती रहती है, ऊपर उठती है नीचे गिरती है। तो ये तरंगों का तो चलता रहता है, वेव्स जो होती है ओशन की, इनका दिन भर चलता रहता है यही सिस्टम। और डी है गर्म महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में अभी मैंने बता दिया ठंडी धाराओं के साथ। तो ये है, तीसरे से मिला देंगे इसको, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि भूमध्य रेखा है इसके निकट ये उत्पन्न होती हैं और इधर ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके बाकी सभी पर ये लागू होता है कि जो इक्वेटर से जो धाराएं बहती हैं, इक्वेटर से उत्पन्न होकर के जो धाराएं बहती हैं वो कहलाती हैं क्या, गर्म महासागरीय धाराएं। तो ये नॉर्थ की तरफ भी कुछ धाराएं होती हैं और ये साउथ की तरफ भी कुछ धाराएं बहती हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, गर्म और ठंडी को कैसे पहचाने, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प हमसे पूछा है क्या, मानसूनी हवाएं हैं। मानसूनी हवाएं किस तरह की हवाएं होती है, तो ये सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, मौसमी हवाएं। सीजनल विंड्स जो है वो होती है मॉनसून विंड्स। सीजनल विंड्स कैसे होती हैं, तो ये पर्टिकुलर एक मौसम में ये हवाएं चलती हैं। जैसे कि भारत में आपने देखा है, भारत में जो मानसून आता है वो इन्हीं हवाओं के द्वारा आता है। तो यहाँ पर देख लो, इसको ही पर्टिकुलर देख लेते हैं पहले। मौसमी जो पवनें होती हैं, ये पवनें अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती हैं। ध्यान रखेंगे, जैसे कि भारत में मानसून पवनें, आपने देखा होगा भारत में जो जून में जो मानसून आता है वो इन्हीं पवनों के द्वारा आता है और फिर ये कुछ महीनों तक ये मानसून रहता है, फिर ये वापस लौट जाता है। तो ऐसी जो पवनें होती हैं उनको हम कहते हैं क्या, सीजनल विंड, मौसमी पवनें। अब देखो पवन की बात करें तो यहाँ पर और डिटेल में इसको देख लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवा की गति को पवन कहा जाता है। तो हवा जो है, एक तरह से हम बात करें अगर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है और हवा धीरे धीरे भी चलती है और तेज भी चलती है। तो पवन जो है एक तरह से मोटे तौर पर 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्रकारों में हम इसको बांट सकते हैं। एक होती है स्थायी पवनें, परमानेंट विंड, सीजनल विंड यानी मौसमी पवनें, और लोकल विंड यानी स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो होती हैं वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं, वो इस तरह से बहती ही रहती है ये साल भर। इनका एक फिक्स प्लेस होता है, टाइम होता है, मतलब फिक्स प्लेस होता है इनका, और जो है ये परमानेंट बहती रहती है, तो इसलिए इनको परमानेंट विंड कहा जाता है। तो व्यापारिक पवनें हैं ये, जो कि परमानेंट विंड में के अंदर आती हैं। पछुआ पवनें हैं, पूर्वी पवनें हैं, ये जो हैं सभी परमानेंट विंड हैं। मौसमी पवनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्थायी पवनों की बात कर लेते हैं, स्थानीय पवनें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्थायी है यानी परमानेंट, इसका मतलब होता है परमानेंट, लेकिन स्थानीय का मतलब होता है लोकल, जो आपके किसी एक लोकल प्लेस में चलती हैं, मतलब किसी एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में ये पवन चलती हैं। जैसे कि भारत में लू जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, तो ये केवल एक छोटे से क्षेत्र में दिन में या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती है। जैसे कि जो लू है, लू की बात करें तो लू चलती है मई और जून के महीने में। आपने देखा होगा कि ये जो है लू जो चलती है जब गर्म हवाएं जो है वो चलती हैं, और उससे काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। तो यहाँ पर जो है 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्थानीय पवनों के, स्थल एवं समुद्री समीर और लू। तो इनका यही है कि एक विशेष अवधि होती है जिसके दौरान ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं 5 हैं और 4 के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं।
कि कौन सी परत में कौन सी घटना होती है, या फिर आपसे पूछा गया ऊपर की परत कौन सी है, नीचे की परत कौन सी है। तो मैच हमें करना है इसको, और अगर मैच की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए को हम मिला देंगे दूसरे से। बहिर्मंडल जो है सबसे ऊपर की परत है, यानी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। एक्सो को आप याद कर सकते हैं एग्जिट। एग्जिट यानी जब बाहर हम जाते हैं तो एग्जिट बोलते हैं ना, वैसे ही एक्सोस्फेयर को आप याद कर सकते हैं एग्जिट से, यानी कि सबसे बाहर की परत है, बहिर्मंडल इसको हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश से आपको याद हो सकता है एक्सोस्फेयर। तो ये सबसे ऊपर की परत है। क्षोभमंडल को हम मिलाएंगे किससे, सबसे नीचे की परत ये होती है। जैसे कि हम पृथ्वी को देखें अगर, तो ये कुछ इस तरह से लेयर बनी हुई है। तो सबसे नीचे की ये वाली जो लेयर है ये है क्षोभमंडल। तो ये क्षोभमंडल है, और सबसे नीचे की परत है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल, और समताप मंडल को हम मिलाएंगे किससे, फोर्थ ऑप्शन से, इस परत में ओजोन गैस है। फिर आ जाएगा बाह्यमंडल। बाह्यमंडल है डी। डी को मिला देंगे हम किससे, पहले से। बाह्यमंडल जो है रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर। तो देखो बहिर्मंडल और बाह्यमंडल में कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश तो आपको मिलेगी ही क्वेश्चन पेपर में भी। तो एक्सोस्फेयर से याद रखेंगे, एक्सोस्फेयर यानी एग्जिट से याद रखेंगे, बाहर की लेयर। तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। यहाँ पर आप इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। क्षोभमंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और स्टार्टिंग वाली ही लेयर है ये, पृथ्वी के ऊपर की परत है। औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है, और जिस हवा में सांस हम लेते हैं वो यहीं मौजूद है। लगभग सभी मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं, जैसे कि बारिश, कोहरा या फिर ओला जो पड़ते हैं, वो सभी घटनाएं इसमें होती हैं। समताप मंडल की बात करें यानी स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो क्षोभमंडल के ऊपर है ये, और 50 किलोमीटर तक है। ये परत मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, इसी वजह से ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, और इसी में हवाई जहाज उड़ाया भी जाता है। तो और इसमें ओजोन की एक परत भी है, ओजोन गैस की एक लेयर है। फिर आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल, देखो मध्यमंडल को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, मध्य मतलब बीच का होता है ना, मध्य को हम क्या कहते हैं, बीच का। तो ये सबसे बीच की लेयर है। 5 लेयर है, तो बीच की लेयर ये है तीसरे नंबर की। ऊपर से भी काउंट करेंगे तीसरे नंबर की आएगी, और नीचे से भी तीसरे नंबर की, तो बीच की है ये। और वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ऊपर है, और 80 किलोमीटर तक फैली हुई है ये लेयर। अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड प्रवेश करते हैं, इस लेयर में प्रवेश करते ही वो जल जाते हैं। अगर वो पृथ्वी तक पहुंचेंगे तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी यूज़फुल है ये वाली लेयर भी हमारी पृथ्वी के लिए। फिर आता है बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। आयन मंडल इस परत का एक हिस्सा है, और कहीं कहीं आपको ये फोर्थ लेयर जो है ना आयन मंडल के नाम से ही मिलेगी, लेकिन आयन मंडल जो है ये इसी लेयर का एक पार्ट है, और ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है, और रेडियो प्रसारण में ये मदद करती है लेयर। अब आ जाती है हमारी लास्ट लेयर जो कि सबसे बाहर की है, जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जिट से याद रख सकते हैं, एक्सोस्फीयर। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये, वायु की पतली परत होती है इसमें, और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा हीलियम जो है वो गैस काफ़ी हल्की होती है, तो इसी वजह से ये जो लेयर है वो काफ़ी हल्की भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल करें और सही विकल्प चुनें। तो देखो कुछ जगह दी हुई है जिससे कि हमें मिलाना है उन पशुओं को जो कि परिवहन का काम करते हैं। वहाँ पर परिवहन का काम करना मतलब जैसे कि बोझा ढोने के काम आते हैं, या फिर वो सवारी के काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो उसके काम आते हैं। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को तीसरे से मिलाएंगे। एंडीज पर्वत पे आपको मिलेगा जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के काम आता है, ये है लामा। फिर आता है तिब्बत। तिब्बत को हम मिलाएंगे किससे, याक से। याक मिलेगा तिब्बत में जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो काम आता है। भारतीय मरुस्थल में मिलेंगे आपको ऊँट और बैल। तो ऊँट से भी समझ सकते हैं, मरुस्थल में ऊँट ही काम करते हैं, ऊँट और बैल। और भारतीय पहाड़ में खच्चर और गधे। देखो इनको मैं आपको बता दूं, ऊँट और बैल को तो आप जानते ही होंगे, गधे के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपके लिए नई होंगी, तो इनको मैं आपको तस्वीर के थ्रू दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो ये जो पिक्चर है हमारे पास, ये है याक की। तो ये कुछ इस तरह का होता है याक, जो कि तिब्बत में काम आता है।
सवारी के। और सेकंड जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है लामा, जो कि इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के काम आता है, ये जानवर भी। तीसरा आप देख रहे हैं खच्चर। खच्चर जो है आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ना तो गधा लग रहा है और ना ही ये घोड़ा लग रहा है। तो ये जो खच्चर जो प्रजाति है जानवर की, ये दोनों के बीच की प्रजाति है, ये दोनों से मिलकर के बनी है, घोड़े और गधे से। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, खच्चर रखा गया। तो इसके बीच की ये प्रजाति है, ना ही घोड़ा है ना ही ये गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, सही चुनना है। देखो अजर्शन और रीजन वाले हैं ये, और अजर्शन और रीजन मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि किस तरह से सॉल्व करना है इनको। अजर्शन यानी जो पहला दिया होता है ये इसका कारण सेकंड वाला होता है, इस घटना का कारण ये सेकंड वाला होता है। तो अगर ये सही है तो फिर हम सही चुनेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखो इसको देख लेते हैं। उपयोगिता या प्रयोज्यता वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। इसका क्या मतलब है, यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी। मतलब किसी चीज़ की अगर जो उपयोगिता है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसी के आधार पर हम किसी चीज़ को संसाधन कहते हैं। यानी कि अगर वो हमारे लिए यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया या फिर कोयला हो गया, ये सभी जो है हमारी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। जो चीज़ें यूज़लेस हैं, जिनको हम किसी काम में नहीं लेते, उनको हम संसाधन क्यों कहेंगे। संसाधन जो बनते हैं पदार्थ वो इसी बेस पर बनते हैं कि वो हमारे कितने काम आ सकते हैं, कितने काम की चीज़ है वो, कितनी यूटिलिटी की चीज़ है। कारण दिया हुआ है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो देखो ये जो चीज़ है, ये जो रिजल्ट है ये सेकंड वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, क्योंकि कुछ साधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। देखो जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है वो हमारे लिए कोई वैल्यू वाला नहीं होगा, लेकिन कुछ का होता है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य से मतलब कि उसका कोई प्राइस होता है। जैसे कोयला जो है फ्री में तो नहीं बटेगा, फिर कुछ पैसों से ही मिलेगा, तो उसका एक आर्थिक मूल्य होता है और उसी के आधार पर ये इनकी उपयोगिता जो है एक तरह से डिसाइड होती है, उसी के आधार पर ये संसाधन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम नागरिक और शिक्षक के रूप में पौधों और जानवरों के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं। हाउ कैन वी एज सिटीजन्स एंड टीचर्स हेल्प इन कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन का हमें चुनाव करना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए, सी और डी। देखो ए, सी और डी जो है देख लेते हैं। यहाँ पर है विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर हम पौधों और जानवरों के संरक्षण के बारे में बात करें तो जो पहले से ही हैं हमारे पास, उनको तो हमें संरक्षित करना ही करना है, साथ ही साथ हमें और भी उनकी संख्या को बढ़ाना है। उसके लिए हम क्या करें, वृक्षारोपण करें, जिससे कि और संख्या बढ़ा सकें हम प्लांट्स की। और तो विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण जो होगा उससे हम इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, कंजर्वेशन में मदद कर सकते हैं। सी है प्रकृति शिविरों में छात्रों के दौरे का आयोजन करना। जो नेचुरल कैंप्स होते हैं, नेचर कैंप्स होते हैं सॉरी, तो वहाँ पर हम छात्रों के दौरे का आयोजन कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो है इससे थोड़े इंस्पायर हों और वो क्या करें, पौधों के संरक्षण में ध्यान दें और प्लांटिंग में भी ध्यान देंगे। थोड़ा वो प्लांट खुद से ही करना शुरू कर देंगे पौधे को। फिर है राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। जो नेशनल पार्क्स हैं उनको हम टूरिस्ट स्पॉट के आधार पर जो है डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि लोग वहाँ से इंस्पायर हों और क्या करें, कंजर्वेशन पर ध्यान दें, जो कि हमारे पौधे हैं और जानवर हैं, क्योंकि वो उसके करीब आएंगे और थोड़े से जो है सेंसिटिव बनेंगे उन चीज़ों को लेकर के। अब देखो दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर खाली जगहों और पार्कों में कचरा डालने की बात हो रही है, तो ऐसी जगह पर तो हमें कचरा डालना ही नहीं है, हमें उन जगहों को साफ सुथरा रखना है। तो ये जो है ये संरक्षण में मदद नहीं करेगा, सेकंड यहाँ से हट जाएगा। तो ए, सी और डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए और मृदा संरक्षण की सही विधियों का चयन कीजिए। मृदा संरक्षण से मतलब है, सॉइल कंजर्वेशन से मतलब क्या है कि जो मिट्टी का हमें संरक्षण करना है, मतलब जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी जो कट करके पानी के साथ बह जाती है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। पहला वाला छोड़ करके यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाना और रक्षक मेखलाएँ बनाना। अभी इनको मैं बताती हूँ क्या चीज़ है ये। पहला यहाँ पर क्यों नहीं होगा, रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग अगर हम करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, सॉइल को
नुकसान पहुंचाएंगे। मृदा का जो है उर्वरता खत्म हो जाएगी अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि कुछ टाइम तक तो उस मिट्टी से हमें जो उत्पादन है वो मिल सकता है, फसलें मिल सकती है, उपज मिल सकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है मिट्टी अपनी अपना उपजाऊपन जो है खो देती है अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहते हैं ज़्यादा। ओवर यूज़ यहाँ पर बोला गया है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र एक लिमिट तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो बी, सी और डी यहाँ पर सही होंगे और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना पिक्चर से ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मल्चिंग की। मल्च बनाना जो हमारा सेकंड ऑप्शन था। मल्च बनाना क्या होता है? देखो मल्च बनाना एक तरह से ये होता है कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन जो होती है उसको हम, उसका जो ओपन सरफेस होता है उसको हम किसी चीज़ से कवर कर देते हैं। अब जैसे सूखा हुआ जो है घास है, सूखी हुई घास से हमने लैंड को कवर कर दिया है। ऐसा होता है जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि अगर बारिश पड़ेगी, मिट्टी का कटाव होगा तो वो पौधे भी उखड़ जाएंगे उसके साथ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि पौधे लगा करके जो ओपन जो सरफेस होती है, खाली जो ज़मीन दिखती है उसको हम कवर कर देते हैं। तो इसको हम देखो घास जो सूखी हुई है इससे भी कवर कर सकते हैं, और भी कई सारी तकनीक है, कपड़े से कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन से करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली है सूखी हुई घास, तो इससे कवर करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मल्चिंग कुछ इस तरह से कहलाती है जो ओपन सरफेस को हम कवर कर देते हैं किसी भी चीज़ से। एक्सटर्नल मटेरियल कोई भी हो सकता है इसमें जिससे हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है कंटोर बैरियर्स, जो कि हमारा थर्ड में था, थर्ड ऑप्शन जो दिया था। कंटोर बैरियर्स क्या होते हैं? जो मिट्टी होती है, जैसे मान लो खेत में हमने कुछ बोया है, तो जब खेत में कुछ बोया है या फिर बोने से पहले ही ज़्यादा ये किया जाता है, तो हम क्या करते हैं मिट्टी को उठा करके यहाँ पर एक लाइन सी, बाउंड्री सी बना देते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की बाउंड्रीज बना दी जाती हैं। तो लोकल लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके गांव में इसको क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये कंटोर बैरियर्स कहलाते हैं जो कि हम इसको बना देते हैं। तो इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम पानी लगाते हैं उसमें अपनी फसल में, तो पानी जो है इधर उधर मतलब एक ही जगह पर नहीं रहता है, ये सब जगह पहुंच जाता है पानी इसके थ्रू। और दूसरा जो मिट्टी का कटाव जो होता है बारिश से, वो भी रुक जाता है, जो पौधे हैं वो भी इक्वली लग जाते हैं। फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स। तो देखो शेल्टर बेल्ट्स जो है ये हमारे कई चीज़ों से हेल्प करता है। शेल्टर बेल्ट्स होती हैं जो हमारा खेत है, जो हमारी ज़मीन है, जहाँ पर हमने फसल उगाई है, तो उसके चारों ओर जो बाउंड्री होती है वहाँ पर हम इस तरह से पेड़ों की लाइन लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से कुछ पेड़ हम ऐसे बाउंड्री बना देते हैं पेड़ों के सहारे। तो ये एक तरह से बाउंड्री आप देख रहे हैं, पेड़ों की बाउंड्री, इसको ही हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों से मदद करती है, जैसे कि हवा से जो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी जो बह जाती है दूसरी जगह के लिए, वो रुक जाता है, क्योंकि पेड़ जो है एक तरह से रक्षा करते हैं यहाँ की ज़मीन की। तो जो हवा से जो पानी मतलब बह जाती है ज़मीन, उसको ये रोकते हैं, जो पानी से भी बहती है उसको ये रोकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ये जकड़ लेते हैं इनकी जड़ों से, और फिर मिट्टी का कटाव जो है रुक जाता है। तो 3 ये बेस्ट मेथड है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्या, ये तो स्टेटमेंट दी हुई है 2 ए और बी, आपको इसमें सही चुनना है। सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। देखो ए जो है वो ट्रू है, पहली स्टेटमेंट जो है भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की आपको जातियाँ मिलेंगी, धर्म मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, अलग अलग खाना बनाने के तरीके हैं, अलग अलग खाना खाने के तरीके हैं, अलग कपड़े पहनने के तरीके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से विविधता भारत में पाई जाती है, तो बात बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर ले जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो विविधता जो है ज़रूरी नहीं है कि इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों के साथ विविधता के आधार पर भेदभाव भी होता है। जैसे किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से वो आते हैं तो उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है, कोई अलग रिलीजन से है तो उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है, तो भेदभाव का सामना उनको काफ़ी करना पड़ता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी जो है एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, तो इसीलिए सेकंड जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर भी आपको कॉलम दिए हुए हैं, ए पहला और दूसरा। यहाँ पर एक तरफ तो दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इधर आपको मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो आपको सही से मिलाना है इसको। सही अगर मिलान करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम तीसरे से मिलाएंगे। ए जो है लोगों को एक ही छवि में बांधना, इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा या फिर स्टीरियोटाइप। जैसे कि लड़कियों के लिए अगर हम लें या फिर लड़कियों के लिए भी ले सकते हैं, लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हारा काम घर संभालना है, तुम्हारा काम खाना बनाना है और तुम बाहर के काम नहीं कर सकती, या फिर तुम इंजीनियर नहीं बन सकती, तुम इंजन ड्राइवर नहीं बन सकती। ये सभी क्या है, एक तरह से हमने एक छवि में लड़कियों को बांध दिया है, या फिर लड़कों को एक छवि में बांध दिया है कि तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, तुम तो इंजीनियर बनोगे, तुम टीचर नहीं बन सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर तुम रो नहीं सकते, इमोशनल नहीं हो सकते। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा एक तरह से कहलाती है, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। यहाँ पर बी को मिलाएंगे हम पहले से, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना। तो एक तरह से हम एक राय जैसे कुछ बना लेते हैं, राय सी बना लेते हैं किसी के बारे में पहले से ही। इसको हम कहते हैं, ये नकारात्मक राय होती है, ये ऐसी नहीं कि सकारात्मक राय बनाई हमने, हम बनाते हैं नकारात्मक राय। तो ये कहलाता है पूर्वाग्रह। जैसे कि हम कहें कि गांव के लोग तो सिर्फ खेती करना जानते हैं और गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये क्या हुआ, पूर्वाग्रह हो गया। फिर है सी को हम फोर्थ से मिलाएंगे कि किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, ये कहलाता है भेदभाव। यानी कि सबके साथ समान रूप से व्यवहार ना करना, किसी को कम आंकना और किसी को ज़्यादा, किसी को कम इंपॉर्टेंस देना और किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये होता है क्या, भेदभाव। डी को हम मिलाएंगे दूसरे से, यहाँ पर बात हो रही है शुद्धता और अशुद्धता को मानने की। तो ये हमारा रिलेटेड है किससे, अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता, छुआछूत से, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में भूमि को मापने और भूमि अभिलेखों को रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन अ विलेज? इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, पटवारी या फिर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी। तो पटवारी जो होता है ये भूमि का लेखा जोखा रखता है, उसका रिकॉर्ड मतलब उसका रिकॉर्ड भी रखता है और वो भूमि को मापता भी है। इस सभी के लिए जिम्मेदार वो होता है पटवारी। पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, एक तरह से हम कहेंगे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस का जो काम होता है वो पटवारी का होता है। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको पटवारी भी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, कहीं पर कर्मचारी कहते हैं, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी कहते हैं और तो कहीं पर कानून को कहते हैं। तो जो ईच पटवारी जो होता है वो कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं कि हर गांव के लिए हम एक पटवारी रखेंगे, एक पटवारी कई सारे गांव भी देखता है, कई सारे गांव भी कई सारे गांव ही देखता है। तो अब क्योंकि हर गांव के लिए अलग पटवारी रखेंगे तो वो तो बहुत सारे चाहिए होंगे, तो एक ही पटवारी से कई सारे गाँवों की जो है देखभाल करवाई जाती है। और पटवारी गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। तो मेन काम इसका यही है कि गांव के लोगों की जो है ज़मीन का वो रिकॉर्ड रखता है, और कहीं मापना हो ज़मीन कितनी किसकी है तो उसका भी काम ये पटवारी ही करता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बाकी के नाम भी। एक तरफ जो है लिस्ट 1 दी हुई है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी गई है, दोनों जिससे भी रिलेटेड हैं, रिलेटेड ऑप्शन के साथ हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करते हैं इनको तो पहले को हम फोर्थ से मिलाएंगे। जिला परिषद जो है उसमें होता है जिलाधीश, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जनरली कलेक्टर ही कह देते हैं। बी को हम मिलाएंगे पहले से, ग्राम सभा जो है गांव से जुड़ी हुई है, यानी गांव में मिलती है ग्राम सभा। और सी को हम मिलाएंगे तीसरे से, वार्ड समिति जो है ये होती है नगर पालिकाओं में। निगम को हम मिलाएंगे महापौर से, महापौर को इंग्लिश में कहते हैं मेयर। तो आपने सुना होगा जो शहर जो होते हैं वहाँ पर आपको ये मेयर देखने को मिलते हैं, जैसे गांव में सरपंच होते हैं उसी तरह से आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैजुअल वर्कर शब्द की व्याख्या करते हुए आप कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण देंगे? कहने का मतलब है कि कैजुअल वर्कर किसे कहते हैं, इन ऑप्शंस में से आपको चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ओनली ए एंड बी जो हैं वो कैजुअल वर्कर हैं,
कैजुअल वर्कर की परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो लोग एक तरह से टेम्परेरी वर्क में जुड़े हुए होते हैं, जिनकी परमानेंट जॉब नहीं है, उनको एक तरह से कैजुअल वर्कर कहा जाता है, जिनको ना तो फिक्स सैलरी मिलती है कि आपको मंथ के एंड में इस टाइम पर सैलरी मिल जाएगी, ना ही उनकी जॉब परमानेंट होती है कि जॉब आज है कल नहीं, ऐसी उनकी जॉब रहती है। तो कैजुअल वर्कर उनको कहा जाता है जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती। तो यहाँ पर ए में आप देख रहे हैं निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, मेजन वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्टिव साइट, तो उसकी जॉब ऐसी फिक्स नहीं है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा वहाँ पर उस टाइम पर उसको काम मिलेगा, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके काम की फिर कोई गारंटी नहीं है कि उसको आगे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही डोमेस्टिक मेड्स होती हैं जो घरों में काम करती हैं जाकर के, वहाँ पर भी कोई उनका काम फिक्स नहीं है। मकान मालिक जो है, जो उनका जो कह सकते हैं मालिक जो है, वो कभी भी उनको काम से निकाल सकता है, कोई उन्होंने मिस्टेक कर दी, कुछ भी कर दिया, तो मतलब उनकी जॉब ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आप उनको जॉब परमानेंट है, सालों साल नहीं जाएगी, और उसके बाद भी सैलरी भी उनकी कोई फिक्स नहीं है कि सैलरी भी मिलती रहेगी नियमित तौर पर। लेकिन बात करें अगर सी की, तो राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक जो है, बैंक मैनेजर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनमें, तो उनकी जॉब फिक्स है, उनको इतनी आसानी से कोई नहीं निकाल सकता, और उसके अलावा उनकी सैलरी भी फिक्स होती है, उनको मंथ के एंड में सैलरी मिल ही जानी है। तो ये कैजुअल वर्कर में नहीं आएगा, तो ए और बी जो है यही आएंगे सिर्फ कैजुअल वर्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीज़न दिया है उसका, आपको सही और गलत इस पे पहचानना है। सही ऑप्शन चुने तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं यहाँ पर, और रीज़न जो दिया है असर्शन का वो बिल्कुल सही दिया है। तो देख लेते हैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। असर्शन क्या है कि खेतीहर मजदूर मौसमी मजदूर होते हैं, सीजनल वर्कर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर सीजनल वर्कर्स, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है कि खेत पर काम करने के लिए जमीन तैयार करने, बुआई, निराई और फसलों की कटाई जैसे कार्यों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इन खेतीहर मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मौसमी मजदूर होते हैं। मौसमी मजदूर से हम कह सकते हैं जैसे कोई एक फसल हम उगा रहे हैं, जैसे धान की फसल उगा रहे हैं, तो धान की फसल जब तक भी रहेगी, जब तक उसका पूरा प्रोसेस चलेगा, जैसे कि ज़मीन तैयार करने का, बुआई करने का, निराई करने का, फिर फसल की कटाई करने का, तो ऐसा तो है नहीं साल भर इसका धान की जो फसल है उसका ही प्रोसेस चलता रहेगा, ये कुछ महीनों के लिए काम रहेगा। तो ये जो कुछ महीनों का काम होता है इसी को कहते हैं सीजनल वर्क, और ऐसा जो काम करते हैं उनको कहेंगे सीजनल वर्कर्स। तो इनको एक मौसम के दौरान, एक अवधि के दौरान ही वर्क मिलता है, वो कुछ महीनों के लिए ही हो सकता है। तो एग्रीकल्चरल लेबर्स को इसलिए सीजनल वर्कर्स कहा जाता है क्योंकि एक मौसम में निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही इनको काम मिलता है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं और रीज़न भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है 2, और सही आपको इसमें चुनना है। सही की अगर बात करें, सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, ओनली ए इज़ ट्रू। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है और सेकंड यहाँ पर सही नहीं है। देख लेते हैं क्यों। विकलांगता अधिनियम 1995 में कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले लोग वो होते हैं जो कोई अंग उनका खराब है, या फिर कोई मेंटल उनको डिसेबिलिटी है, कोई भी विकार है उनके बॉडी में, अगर वो मानसिक भी हो सकता है, वो शारीरिक भी हो सकता है। तो उसमें कहा गया है कि जो विशेष ज़रूरत वाले जो व्यक्ति हैं इनको भी समान अधिकार है, जैसे कि बाकी लोगों को राइट्स मिले हुए हैं वैसे ही इनको भी राइट्स हैं। तो सरकार क्या करती है इसके लिए कि सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। वो चाहे किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे कि उनको चाहे रैंप हम प्रदान करें, जैसे कि हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट जो भी जगह है वहाँ पर जाने के लिए उनको रैंप दिया जाता है, जिससे कि बाकी लोगों की तरह वो भी सुविधाजनक तरीके से उस बिल्डिंग में एंट्री कर सके और बाहर भी निकल सके। तो रैंप जानते हैं, रैंप होता है जो उनकी जो गाड़ी होती है, जैसे कोई मान लो किसी के पैर खराब हैं अगर किसी व्यक्ति के, तो वो व्हील चेयर पर बैठा है, तो वो जो है वहाँ पर सुविधाजनक तरीके से जा सके, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो होते हैं रैंप। तो गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो है पूर्ण भागीदारी इसमें संभव हो सके और उनको जो है एडमिशन भी मिल जाए गवर्नमेंट स्कूलों में। ऐसा उनके साथ कोई भेदभाव ना हो कि भाई आप तो मतलब अलग हैं बाकी बच्चों से,
आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए, इस एक्ट में ये कहा गया है। तो ये बात सही है। अब देखो दूसरा जो है ये गलत है। इस अधिनियम के तहत सरकार को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को विशेष स्कूलों में अलग करना है, तो ये बात गलत है। सरकार को सुनिश्चित करना है कि उनको भी बाकी पर्सन के जैसे समान अधिकार मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी लोग जिस स्कूल में जाते हैं, बाकी बच्चे जो जिन स्कूलों में जाते हैं, उनको भी उन स्कूलों में जाने का अधिकार मिले। तो इसलिए ये गलत है। तो पहला ही यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग जो है कई सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं। ये जो एक्ट है 1995 का, इसने कई विकलांग लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से नए कानून पेश किए। इस अधिनियम ने विकलांग लोगों को समान और एक तरह से जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं शिक्षा, रोजगार, परिवहन और आवास तक पहुंच के नए अधिकार दिए हैं। जो भी मतलब उनकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा इन फील्ड से रिलेटेड। तो ये है इस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने इसे संभव बनाया है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर। तो क्या पॉसिबल बनाया है इस एक्ट ने? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए क्यों सही है? देखो माता पिता की संपत्ति में बेटियों को मिलेगा समान हिस्सा। पहले डॉटर्स का राइट नहीं होता था प्रॉपर्टी में, लेकिन इस एक्ट ने ये कहा कि जो बेटियां हैं उनको भी समान अधिकार मिलेगा, बेटों के जैसे ही संपत्ति में समान हिस्सा उनको बेटे को भी मिलेगा। दूसरा है, पुरुषों को अपनी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार है। अब देखो ये मतलब कुछ ऑप्शंस ऐसे बना देते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है। भाई बहन के दहेज में कौन अपना अधिकार मानेगा? तो ये जो है ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर देखो राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिन पर जो राज्य सरकार है वो डिसीजन लेती है, वो कानून बनाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी। तो राज्य सरकार के अंदर जो काम आता है वो है प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन शुरू करने का निर्णय, जैसे कि जो ये मिड डे मील स्कीम है की शुरुआत सबसे पहले हुई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा, फिर ये बाकी राज्यों में भी लागू कर दी गई। तो वो काम किसका था? राज्य सरकार का था, क्योंकि तमिलनाडु में वो लागू की गई थी सबसे पहले। तो आप उससे कनेक्ट करके भी देखो इस पॉइंट को सही मान सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राज्य सूची के अंदर ही आएगा, क्योंकि राज्य सरकार इस पर डिसीजन लेती है। डी है किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय, ये भी राज्य सरकार के अंदर आता है। और आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते थे। कैसे? देखो जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि जो बाहर के देशों के साथ जो संबंध होते हैं, वो चाहे व्यापार संबंध हो या किसी और तरह से शांति से रिलेटेड वो संबंध हो, तो वो सभी किसके अंडर आएंगे? वो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो केंद्र सरकार होती है उसके अंदर। तो ये इसीलिए राज्य सूची में नहीं आएगा। और 100 रुपये के नए नोट की शुरुआत भी केंद्र सरकार के अंदर आएगा, क्योंकि इन पर निर्णय जो है वो केंद्र सरकार लेगी, यूनियन लिस्ट में ही आएगा। तो क्योंकि जो करेंसी है वो जारी करने का जो निर्णय होता है केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा, तो ये जो होगा बी इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर सी और डी इसीलिए सही हो जाएंगे, क्योंकि यही आएंगे राज्य सूची में। राज्य सूची के अंदर के सब्जेक्ट्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर ये एक तो है एग्रीकल्चर, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है, प्रिजन से रिलेटेड है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ से, लैंड लिक्वर से जो ये शराब वगैरह होती है, और ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो है, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, और स्टेट पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये आते हैं स्टेट लिस्ट में। यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार से वंचित किया जाता है तो यह किस अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है? देखो चिकित्सा उपचार से वंचित होने वाला एक टॉपिक हमने देखा था जो कि हमारे पॉलिटी की बुक में था। पॉलिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ें, ये आपको उसमें मिलेगा। जो आपकी क्लास 7 की बुक है उसमें कोई चैप्टर है, अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद ये स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, आई थिंक उस वाले चैप्टर में होगा ये।
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट टू लाइफ। जीने का जो अधिकार है ये एक तरह से चिकित्सा उपचार से रिलेटेड है। तो अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें चिकित्सा उपचार नहीं मिलता है तो उसके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। क्यों ये जीवन जीने के अधिकार में आता है? क्योंकि अगर क्रिटिकल सिचुएशन अगर उस पर्सन की होती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो उससे क्या चीज़ खतरे में आएगी? लाइफ हमारी खतरे में आएगी। तो इसीलिए राइट टू लाइफ से ये जुड़ा हुआ है ये चीज़। तो जो भी चीज़ें राइट टू लाइफ से जुड़ी हुई हैं उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन को एक तरह से खतरा होता है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है। देखो, जीवन जीने का अधिकार ना काफ़ी ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो जीवन जीने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, हवा, पानी, स्वच्छ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें जीवन जीने के लिए चाहिए, जैसे कि चिकित्सा उपचार, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये केस था जो कि सुभाष कुमार एक बिजनेसमैन थे, उनके द्वारा किया गया था। देखो, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने 2 कंपनियों के खिलाफ, जो कि थी लोहा और इस्पात से रिलेटेड कंपनियां, इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा, उनका ये दावा था कि ये कारखाने के जो कचरा होता है उसको कीचड़ या घोल के रूप में, जो है बोकारो नदी थी पास में, उसमें फेंक कर क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जीवन का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें और भी क्या चीज़ें शामिल हैं कि जीवन के पूर्ण आनंद के लिए, देखो अगर आपको टेंशन फ्री लाइफ चाहिए तो उसके लिए आपको ये भी तो चाहिए होगा ना कि स्वच्छ पानी मिले, पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना इस केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं, अगर वो हमें नहीं मिल पाती हैं तो राइट टू लाइफ का एक तरह से उल्लंघन ये होता है, हमारे एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो 2nd ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के शिक्षण में एक शिक्षक को कक्षा में निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। अगर शिक्षक जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहता है, वो चाहता है कि सोशल जस्टिस जो है एक तरह से प्रमोट हो और छात्र उसके बारे में जाने, तो ये किसका उदाहरण दे सकता है शिक्षक? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A and B आर ट्रू। देखो, सामाजिक न्याय से रिलेटेड है, जो लोग पीछे रह गए हैं, कहीं मार्जिनलाइज जो हो गए हैं, उनको बाकी लोगों के इक्वल लाना। अब उसके लिए सरकार जो है अलग अलग नीतियाँ चलाती हैं, उसमें ही शामिल है एक आरक्षण की नीति भी, रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसका अक्सर लोग जिक्र करते हैं कि भाई इन लोगों को, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है रिजर्वेशन मिलता है, मार्क्स का रिजर्वेशन मिल सकता है, वो पैसों के लिए भी रिजर्वेशन मिल सकता है, यानी कि उनको कम खर्च करना पड़ेगा, कम फीस देनी पड़ेगी स्कूल में पढ़ाई के लिए। तो कई तरह से इसमें फ़ायदा मिलता है उस तबके को जो कि पीछे रह गया है, मार्जिनलाइज जो हो गया है। तो वो एक तरह से क्या है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है। दूसरा है क्या, अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान का अनुच्छेद 17 का एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि जिस तरह से वो एक कास्ट जो है वो अनटचेबल मानी जाती थी, जिसको हमने बिल्कुल पीछे, बाकी लोगों से पीछे कर दिया था कि उसको किसी चीज़ का अधिकार नहीं है, उसका जो है उन्मूलन कर दिया गवर्नमेंट ने अनुच्छेद 17 के द्वारा। किस तरह से हुआ ये और क्या क्या उसमें प्रावधान है, ये सब बता करके हम इसका जो है एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं। इन दोनों को एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से जो पिछड़े लोग हैं उनको हम बाकी लोगों के इक्वल लाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपको चुनना है। मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जो पहला जो होता है ये रिजल्ट होता है दूसरे वाले इसका रीज़न का, तो इस कारण से ये चीज़ होती है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ें, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं यहाँ पर, असर्शन भी और रीज़न भी, और जो रीज़न दिया है वो भी बिल्कुल सही दिया है। देखो, गरीब होने के कारण लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। जो लोग अमीर होंगे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, अच्छा लाइफस्टाइल होगा,
उनको भेदभाव का सामना ना के बराबर ही करना पड़ेगा। लेकिन जो गरीब होंगे और उसके बावजूद अगर वो किसी पर्टिकुलर किसी बैकग्राउंड से आते हैं, उसके वजह से भी उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। कारण क्या दिया है कि गरीबी और संसाधनों की कमी भारत में असमानता के प्रमुख कारण है। गरीबी होना और संसाधनों की कमी होना, किसी के पास अगर रिसोर्सेस नहीं है पूरी तरह से, तो वो भी एक तरह से भारत में असमानता का प्रमुख कारण है। और इसी वजह से क्या होता है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों चीज़ें जो हैं एक तरह से कनेक्टेड हो रही हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो आर है वो एक ही। इसमें आपको सही और गलत बताना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली बी इज़ ट्रू। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर दिया है कि जेंडरिंग द करिकुलम इज लिमिटेड टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेफरेंस टू इंडिविजुअल विमेन। लिंग पाठ्यक्रम व्यक्तिगत महिलाओं के संदर्भ की संख्या बढ़ाने तक सीमित है। एक तरह से देखो जो ये जेंडर पर आधारित जो करिकुलम होता है उसकी बात की गई यहाँ पर कि ये जो महिलाओं के संदर्भ में ही ये बात करता है, एक तरह से वहीं तक ही ये सीमित है। तो ये बात गलत है। देखो जरूरी नहीं है कि जो जेंडर पर आधारित पाठ्यक्रम हो वो सिर्फ महिलाओं के ही बात करेगा, महिलाओं के संदर्भ में ही बात करेगा। जेंडर से मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों से, तो सिर्फ ये महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। तो इसलिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा है जेंडरिंग पाठ्यक्रम के लिए महिलाओं के दृष्टिकोण को चर्चा का अभिन्न अंग बनाना महत्वपूर्ण है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा शुरू करने के लिए शिक्षक के ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रासंगिक है। टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, यानी कि जो चुनाव में मतदान होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए शिक्षक के ध्यान केंद्रित करने को हमें अगर देखें तो कौन सा पॉइंट इसमें सही रहेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जनता की भलाई के लिए सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय लेना। देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं उसमें जो मतदान है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जो मतदान है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखो जनता की भलाई के लिए ही वो मतदान किया जा रहा है और मतदान सभी को करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस है इसकी। चुनाव जब होते हैं तो अगर हम ही मतदान नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने मनपसंद नेता को चुन पाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से हम बात करें किसकी, जनता की भलाई के लिए क्या सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय लेना। यानी कि जब हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग होगी, मतदान होगा चुनाव में, तो उसी से निर्धारित होगा जनता की भलाई का, और उसके लिए जो तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे ये भी मतदान पर ही डिपेंड करेगा। अगर गलत नेता हम चुन लेते हैं या फिर हम वोट ही नहीं करते हैं तो हो सकता है गलत नेता आ जाए और वो हमारी भलाई के लिए काम ना करे। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र उद्योगों के लिए स्थानीय कारकों की गहराई से खोज करें। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा नियोजित हो सकता है। यानी कि जो उद्योगों के लिए जो एक तरह से स्थानीय कारक हैं, जो अगर हम इंग्लिश में देखें इसको द लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बी, सी एंड डी। देखो अगर हम कोई टॉपिक फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ये बी, सी और डी। क्योंकि देखो पहले तो हम प्रोजेक्ट उस पर दे सकते हैं, इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट जब देंगे तो बच्चे खुद से एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और खुद से ही उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और ये दूसरा है कारखाने का दौरा, हम एक फैक्ट्री की विजिट अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस हम दे पाएंगे, सामने से वो देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ केस स्टडीज़ पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि उससे रिलेटेड कुछ अगर लोग हैं या फिर कुछ घटनाएं हैं तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो डी भी यहाँ पर सही रहेगा इसी हिसाब से, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों को कोई भी अंश प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल जब लगता है तो बहुत से जो अधिकार होते हैं वो भी एक तरह से जब्त कर लिए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद ही।
तो और इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं। तो आपातकाल काल जो है ये लगा था 1975 और 1977 के बीच। तो इस दौरान देखो जो समाचार पत्र थे उनको बोला गया था कि आप कुछ भी जो है बिना परमिशन के, गवर्नमेंट की बिना परमिशन के कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे, यानी कोई भी खबर आप अखबार में पब्लिश नहीं करेंगे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंसरशिप, जो कि आप मूवीज़ में भी देखते हैं। मूवीज़ जो होती है सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, उसमें कोई अगर कोई आपत्तिजनक कोई सीन है उसको हटा दिया जाता है जो मतलब कि जनता पर गलत प्रभाव डालेगा। तो ये इसी को कहते हैं सेंसरशिप। यही लगाई गई थी समाचार पत्रों पर भी। तो ये कई फील्ड में आपको देखने को मिलेगी समाचार पत्रों में, जैसे कि जो मीडिया होती है उस पर ये सेंसरशिप लगाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाई जाती है और इसके लिए एक बोर्ड भी होता है जो कि इन सभी चीज़ों को देखने का काम करता है। तो ये सेंसरशिप कहलाती है कि अगर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा तो उसको कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक तरह से सेंसरशिप लगा दी थी उस टाइम पर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर एक भूमिका निभाना। अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान के छात्रों को निम्नलिखित को समझने में मदद कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को बोलें कि रोल प्ले करो जो अम्बेडकर थे उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर, रोल प्ले करना मतलब उनके ही रोल को एक तरह से प्ले करना, अम्बेडकर बन करके एक तरह से प्ले करना, तो वो एक तरह से क्या समझा सकते हैं बच्चों को, क्या समझने में मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, B एंड C। तो वो समझने में मदद कर सकते हैं एक तो ये चीज़ कि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के साथ सहानुभूति वो रखें, क्योंकि जो हाशिए पर लोग होते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया था, पॉलिटी में हम ये चैप्टर कर चुके हैं मार्जिनलाइज वाला। तो मार्जिनलाइजेशन जो होता है एक तरह से बहुत बड़े एक तरह से वर्ग को ये प्रभावित कर सकता है। जो लोग संख्या में कम होते हैं एक तरह से उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, या फिर किसी और आधार पर भी हो सकता है, ये संख्या के आधार पर भी हो सकता है, किसी और आधार पर भी हो सकता है। और C है, औपनिवेशिक काल में किस प्रकार अस्पृश्यता का प्रचलन था, यानी किस तरह से अनटचेबिलिटी थी कॉलोनियल पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड भी मैं समझा चुकी हूँ आपको। कॉलोनियल पीरियड था जो जिस टाइम पे ब्रिटिश का हमारे यहाँ पर राज था, उसको ही कहते हैं पूरे पीरियड को कॉलोनियल पीरियड। तो उस टाइम पर क्या था, अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो ये दोनों चीज़ें हम समझा सकते हैं, या फिर बच्चों को ये समझने में मदद कर सकते हैं अगर हम रोल प्ले करवाते हैं BR अम्बेडकर के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का, क्योंकि हमने इसकी स्टोरी भी देखी थी पॉलिटी में कि किस तरह से उनको बचपन में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अपनी कास्ट के बेस पर। तो ये सभी चीज़ें वो बच्चे समझ पाएंगे रोल प्ले के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका। विषय को कवर करने के लिए एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक योजना बना सकता है। देखो ये चैप्टर ही आपके उसमें पॉलिटी की बुक में पूरा दिया हुआ है, क्लास 7 की बुक में मिलेगा, और ये सेकंड चैप्टर है आई थिंक। तो यहाँ पर राज्य सरकार की क्या भूमिका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो अगर हम इस विषय को कवर करना चाहते हैं तो हम किस तरह से योजना बना सकते हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं अगर हम इस सब टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ABCD। तो जो यहाँ पर चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब कि जो चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हैं बिल्कुल सही है। ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं अगर हम समझाना चाहते हैं कि रोल क्या है गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में। तो पहला तो हो जाएगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद हम कर सकते हैं कि किस तरह से गाँव में से ये हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में इसी चैप्टर में जो मैंने आपको बताया, और शहर में किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इन दोनों पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिबेट करवा सकते हैं, जिससे कि अगर डिबेट होगी तो उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। दूसरा हम कर सकते हैं स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता के बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो डिस्कशन डिबेट ये बहुत अच्छे मेथड होते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। तो आपस में बच्चे जब डिस्कशन करेंगे या फिर टीचर भी उसमें इन्वॉल्व होगा तो इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सेवाओं के प्रावधान की तुलना। तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, उनमें हम एक तरह से तुलना कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मिलता है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, और प्राइवेट में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वो हम कंपेयर कर सकते हैं।
हम दोनों के खर्चे कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट में कम खर्च लगता है, प्राइवेट में ज़्यादा लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम दोनों को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, एक तरह से उनको समझाया जा सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह से मिलती है और दोनों में अंतर क्या देखने को मिलता है और दोनों के मुकाबले कौन सी बेहतर होती है। फिर है केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का केस स्टडी हम कर सकते हैं। हमने केरल में जो स्वास्थ्य प्रणाली है, हेल्थ सिस्टम है वहाँ का, उसके बारे में जाना था कि किस तरह से वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पंचायतों को 40% दे देती है, पूरा 40% दे देती है पंचायतों को पूरे बजट का। तो उससे क्या होता है, पंचायतों को हेल्प मिलती है वहाँ पर डेवलपमेंट की स्कीम्स चलाने के लिए। उसमें वो करते हैं पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, महिला विकास पर वो ध्यान देते हैं, शिक्षा के लिए योजनाएं वो बनाते हैं। तो ये काम किसने किया है, केरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। केरल गवर्नमेंट ने ये 1996 में किया था ये कुछ बदलाव की पंचायतों को 40% इन्होंने बता दिया था कि इतना 40% हम पंचायतों को देंगे और पंचायत उसके लिए स्वतंत्र होंगी। अब जो भी विकास के कार्यक्रम हैं उनको लागू करने के लिए राज्य सरकार की उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तो इस तरह से वो केरल गवर्नमेंट ने जब पंचायतों को इतना शेयर दे दिया तो उससे क्या हुआ, पंचायतों ने विकास की काफ़ी योजनाएं चलाई और जो भी कमियां थी वो दूर की। यानी कि पैसे की कमी नहीं थी तो उन्होंने सारी सुविधाएं अच्छे से प्रोवाइड कराई पब्लिक को। तो एक तरह से हम इसका मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों को और केस स्टडी के तौर पर हम इसको पढ़ा सकते हैं। तो चारों ऑप्शन जो है एक तरह से यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स के थ्रू हम प्राइमरी स्कूल में ये रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर ये पढ़ा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चे के विचार प्रक्रिया और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ओनली ए एंड बी। तो एक तो हम डिस्कशन कर सकते हैं इश्यूज़ पर, जो भी इश्यूज़ होंगे इससे रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी जो क्रिटिकल जो आउटलुक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो उनका डेवलप होगा। और दृश्य श्रव्य जो एक तरह से हमारे जो वो होते हैं साधन, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से उनको जो भी टॉपिक है उसको समझा सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो डेवलप होगा इससे, क्योंकि उनको हम हर तरह से जो है एक तरह से उनका डेवलपमेंट करना चाहेंगे डिस्कशन के थ्रू, ऑडियो विजुअल जो चीज़ें होंगी उनके थ्रू। तो इससे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत की ऋतुओं पर चर्चा करने के लिए एक पाठ योजना बना रहा है। वह इसे एक अवधारणा के साथ जोड़ना चाहती है जिसे उसने पहले पढ़ाया था। इस पाठ से पहले उसे निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए थी। कहने का मतलब, अगर हम ऋतुओं पर चर्चा करना चाहते हैं, सीजन्स ऑफ इंडिया पर चर्चा हम करना चाहते हैं, तो उससे पहले बच्चों को कौन सी चीज़ क्लियर होनी चाहिए जिससे वो ईजिली इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकेंड, परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसी से जो परिवर्तन है वो सीजन्स में वो होता है। तो जो आप सीजन्स देखेंगे वो जो बदलाव होता है उसका बहुत बड़ा परिणाम है ये परिणाम है रेवोल्यूशन का। जो सूर्य के चारों ओर, सूर्य है ये और इसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका ही परिणाम है कि सीजन्स में बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो पहले हमें रेवोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर करना होगा स्टूडेंट्स का, उसके बाद हम सीजन्स को ईजिली समझा पाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट करके हम चीज़ों को ईजिली समझा पाएंगे और ये समझ में भी ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान वर्ग में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ए और बी। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटीज़ होती हैं ये डेवलप होती हैं जब हम उनको एक तरह से ये चीज़ें करने का मौका दें जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है ए और बी ऑप्शन में। हम छात्रों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोई टॉपिक हम उनको देते हैं हम उनसे कहें कि आप अपने शब्दों में बताएं आपको क्यों ऐसा लगता है, आप इससे क्या समझते हैं या इसके बारे में आपकी क्या राय है। इस तरह के क्वेश्चंस जब हम उनसे पूछते हैं, इस तरह से इनकरेज स्टूडेंट्स को करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो पाती है। एक होता है क्या कि किए गए तर्क के लिए सबूत का स्रोत पूछना, यानी कि जो वो एक तरह से आर्गुमेंट जो करते हैं उनका हम उनसे सोर्स पूछें। आप कैसे
ये कह सकते हैं। मतलब अगर हम कोई चीज़ उनसे पूछते हैं कि आप इस कथन से क्या समझते हैं, या आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको कैसे ऐसा लगता है, ये सब पूछेंगे अगर हम उनसे, तब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? तो ये भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है वो किस तरह से डेवलप होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सी और डी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कक्षा में वाद विवाद के लिए एक समसामयिक विषय प्रदान करना। करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक होगा जो मतलब करंट अफेयर्स में मतलब कोई भी जो घटना है वो रिसेंटली कोई हुई होगी, तो जैसे कि मान लो हम किसी मैच पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उस पर डिस्कशन के लिए दे सकते हैं, रिसेंट में जो घटना हुई है। और कोई भी और घटना हो सकती है जो कि रिसेंटली हुई है, उस पर हम डिबेट का जो है एक तरह से आयोजन कर सकते हैं। छात्रों को समाचार क्लिप पढ़ने और समाचार सामग्री पर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तो छात्रों को हम कह सकते हैं कि जो न्यूज़ होती हैं उनको आप पढ़ें और उससे रिलेटेड जो है प्रश्न अगर है कोई तो वो पूछें, उसके लिए हम उनको इनकरेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने में मदद मिलेगी, वो गहराई से किसी भी टॉपिक पर सोच पाएंगे। अगर कब क्यों कैसे हम ये क्वेश्चन उनसे करते हैं तो उसका आंसर भी वो अपने शब्दों में दे पाएंगे और गहराई से उस विषय पर सोचने में सक्षम हो पाएंगे। और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है एक तरह से वो जो डेवलप होती है ये तभी डेवलप होती है जब कोई गहराई से सोचता है। हमारे शहर गंदे क्यों हैं, इस पर छात्रों के सवाल का समाधान करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में परिप्रेक्ष्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी या स्ट्रेटेजी होगी? तो अब हम जो है ये समाधान करना चाहते हैं छात्रों के सवाल का। छात्र पूछते हैं कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं, इसका समाधान हम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, स्थानीय स्वच्छता कार्यकर्ता को अपने कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना। जो लोकल सैनिटेशन वर्कर है अगर हम उसको इन्वाइट करते हैं क्लास में तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अच्छे से बता पाएगा कि क्या रीज़न है शहर गंदे होने का। और इसके अलावा जो उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, किस तरह से लोग सपोर्ट करते हैं और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सब जो है वो खुद के एक्सपीरियंस से बता पाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था तो मैंने अलग अलग स्लाइड में ले लिया है, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में मिलेगा आपको, वो भी मैं दिखा दूंगी। तो क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक चाहता था कि उसके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के लेख में इस पहलू की गहराई से जानकारी दी गई है, हालांकि हाल ही में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो शिक्षक असमंजस में है कि इस लेख का उपयोग करे या नहीं। देखो, जो सोशल साइंस का टीचर है वो समझाना चाहता है कि राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य नीति लागू करी थी, हेल्थ से रिलेटेड जो नीतियाँ लागू करी थी, इसके बारे में जो पहले के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लेख में जानकारी दी गई है। अब देखो, उसके थ्रू शिक्षक जो है छात्रों को समझा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हाल ही में रिसेंट की ही घटना है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब टीचर सोच रहा है कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो मुझे उसका जो लेख है वो लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए समझाने के लिए, या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सही ऑप्शन की बात करूँ मैं तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि बता दें कि सरकारी पदों पर बैठे लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर करना चाहिए, न कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। देखो, जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सही ही हो, और वो ज़रूरी भी नहीं कि वो गलत भी हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो विवाद का पात्र वो अक्सर बनते ही हैं, वो सही भी हो सकते हैं अपनी और वो गलत भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम अगर कोई लेख लेना चाहते हैं तो हम वो पर्सन को ध्यान में रख करके नहीं लेंगे, बल्कि उसका जो महत्व है, शैक्षिक महत्व, उसे हम किस तरह से एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं उसके आधार पर हमें करना चाहिए, ना कि ये देख करके कि वो किस पर्सन ने लिखा है। तो उसका वो अगर हमारे लिए यूज़फुल है तो हमें वो लेना चाहिए, अगर यूज़फुल नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। तो उस पर्सन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख करके नहीं लेना चाहिए, बल्कि
उसके उपयोगिता को ध्यान में रख करके लेना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राज अपने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। मिस्टर राज इज हाईलाइटिंग द रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस टू हिज एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स और उन कथनों का आपको चयन करना है जो उसकी चर्चा के विषय के लिए उपयुक्त हैं। जो चर्चा वो करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी चीज़ें उपयुक्त हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, A, B और C। तो वो अगर सामाजिक विज्ञान की एक तरह से रिलेवेंस को बता रहे हैं तो उसके लिए वो तीनों ही ऑप्शन को ले सकते हैं, तीनों चीज़ों को वो कर सकते हैं। कि यहाँ पर पहला है, यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा। ये एक तरह से उसकी प्रासंगिकता को बता रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या करेगा, सामाजिक विज्ञान किस तरह से उपयोगी है। तो ये आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा। टीचर का कहना है, मतलब ये मिस्टर राज जो हैं इनका कहना है कि ये जो सोशल साइंस है ये आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेगा, आप किसी भी चीज़ को लेकर के एनालाइज कर पाओगे। दूसरा है, एक अंतर संबंधित दुनिया में समायोजन के लिए आपको विभिन्न संस्कृतियों के आदर या फिर कद्र करने की आवश्यकता है। देखो, जो जिस वर्ल्ड में आप रहते हो उसमें एक तरह से समायोजन के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये आपको जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी कदर करना सिखाता है और उसकी कदर करने की आपको ज़रूरत भी होती है। तीसरा है, आपको समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है करंट जो इश्यूज होते हैं या फिर हम बात करें जो रियलिटीज़ होती हैं, करंट जो रियलिटीज़ हैं उनसे लैस होना होगा आपको। तो आप सोशल साइंस को क्या है एक तरह से बेहतर समझ सकेंगे। 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्कूल सामाजिक विज्ञान परियोजना कर रहे छात्रों द्वारा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है। Which of the following indicates use of primary source by students doing a school social science project? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो एक तरह से हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स की यहाँ पर, कि अगर कोई प्रोजेक्ट है सोशल साइंस का उसमें जो प्राथमिक सोर्स का यूज़ हम करेंगे वो कौन से सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सोर्स है यहाँ पर 4th ऑप्शन हो जाएगा। जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसकी विजिट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये प्राइमरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स होता है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, किसी और के थ्रू आपको जानकारी ना दे। तो आप हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है उसको देखेंगे तो आप खुद से ही एक्सपीरियंस उसका लेंगे, तो वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से एक रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन विषय पर एक परियोजना तैयार करने को कहा, यानी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। इस पर इस परियोजना को करने के लिए निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से सीक्वेंस से किया जाता है, वो सीक्वेंस हमसे पूछा गया है एक टॉपिक दे करके जनरली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 2nd, DEBCA। तो सबसे पहले आ जाएगा एक मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में निर्णय करना जिस पर परियोजना तैयार की जाएगी। अब हमें कोई एक एरिया तो चाहिए होगा ना, क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन पर हम बात करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक जगह चाहिए होगी कि मान लो भाई हम थार के मरुस्थल पर अगर करना चाहते हैं तो वो जगह हम चुनेंगे ना। तो मान लो हमने थार का मरुस्थल चुन लिया, तो पहला काम हमारा यही होगा। फिर आ जाएगा परियोजना कार्य के उद्देश्यों का विकास करना, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर E हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा B। नेक्स्ट होगा डेटा कैसे कलेक्ट करना है उसकी प्लानिंग करेंगे। और इसके बाद आ जाएगा जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों आदि के बारे में स्रोत खोजेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, जीवन शैली वहाँ की कैसी है, खान पान की आदतें कैसी हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और इसके बारे में स्रोत खोजेंगे। इसके अलावा डेटा कलेक्ट करेंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर डेटा कलेक्ट करेंगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे। लास्ट में आ जाता है परिणामों को कक्षा में प्रस्तुत करना। जब सारी चीज़ें हम कर लेंगे उसको हम
क्लास में प्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रहेगा रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन पर अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए विकसित किए जाने के लिए आवश्यक आकलन की प्रकृति है। देखो, अगर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को एक तरह से रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आकलन किया जाएगा कौन सा होगा? आकलन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखो, इसमें प्लेसमेंट असेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको प्लेसमेंट असेसमेंट भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था जब प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना हो या तो फिर जॉब करनी हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि देखो आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद क्या होगा? पढ़ाई के बाद आपका असेसमेंट होगा कि आपने कितना सीखा। तो अब जब आप जॉब करेंगे उसमें वो सीखा हुआ आपका काम आने वाला है, तो इसलिए ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, सीखने का आकलन कहलाएगा कि आपने कितना सीखा और अब आप जो जॉब करेंगे उसमें आप अपना कितना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मान लो आपने बीटेक किया है या फिर कोई भी एजुकेशनल डिग्री ली है, प्रोफेशनल डिग्री ली है कोई आपने, तो जो भी आपने डिग्री ली है उससे रिलेटेड फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आपको उस पढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। वहाँ पर सीखने का आकलन किया जाएगा जब आपको नौकरी दी जाएगी कि आपने कितना सीखा और कितना आप परफॉर्म कर पाएंगे अपनी जॉब पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जोड़े आपको मिलाने हैं। यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने किससे? असेसमेंट से। ये असेसमेंट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है किस तरह का असेसमेंट किस काम में आता है। तो यहाँ पर देखो चीज़ें एक तरफ दी गई हैं कि ये चीज़ें जो हैं कौन से असेसमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम मिलान करते हैं इनका, तो ये हो जाएगा, ए को हम 4th से मिलाएंगे, अधिगम चुनौतियाँ, निदानात्मक आकलन। इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का हमें पता कैसे चलता है? जब हम डायग्नोज करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जब हमें लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ को पता लगाना है कि लर्निंग में आखिर डिफ़िकल्टी क्या आ रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो डायग्नोज करना, मतलब जैसे बीमारी का पता लगाते हैं वैसे ही इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का पता लगाते हैं एजुकेशनल फील्ड में। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ 4th से मिल जाएंगी। फिर हम बी को मिलाएंगे तीसरे से, प्रवेश व्यवहार, ये तीसरे से मिल जाएगा। एंट्री बिहेवियर, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मैंने बताया था आपसे, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेना यानी एंट्री एक तरह से हो गई, तो वैसे ही जॉब के लिए भी होता है ये। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन उसके लिए होता है। तीसरा मिलेगा इससे पहले से प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो वो किसके बाद मिलता है? सबमेटिव असेसमेंट के बाद मिलता है। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आपका पूरा एग्ज़ाम जो आपके ख़त्म हो गए, एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हम एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं सबमेटिव असेसमेंट में, क्योंकि वो आपकी पूरी लर्निंग के बाद होते हैं। एनुअल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो आपके हो गए, पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसका एक तरह से लास्ट में क्या कर दिया? सबमेटिव असेसमेंट हो गया आपका, आपको रिजल्ट मिल गया, उसके बाद मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपने जो है लर्निंग जो की हुई है आपकी कितनी हुई है, कैसी रही है। तो आपका जो वो परसेंटेज होता है उस पर वो यही दिखाया जाता है कि कितनी आपकी लर्निंग हुई है। 4th जो है अधिगम प्रकृति, ये आपका मिलेगा 2nd से। ये हो जाएगा लर्निंग प्रोग्रेस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है लर्निंग के दौरान, जब आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये आपकी बताता है प्रोग्रेस को, कितनी प्रोग्रेस आपकी हो गई है, कितनी बाकी है। तो अधिगम प्रगति जो है आपकी कितनी हो गई है, कितनी बाकी है, ये आपका बताता है। तो ये लर्निंग के दौरान होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मैंने सबमेटिव असेसमेंट याद रखने का आपको तरीका भी बताया था। देखो, सबमेटिव याद रहेगा तो फॉर्मेटिव भी याद रहेगा। सबमेटिव होता है बाद में, यानी कि सीखने का आकलन होता है ये सबमेटिव असेसमेंट। सम जैसे हम लास्ट में करते हैं ना, जोड़ करते हैं, जोड़ जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं ना, सम जो करते हैं वो बाद में करते हैं। तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं सबमेटिव असेसमेंट को। और फॉर्मेटिव होता है लर्निंग के दौरान, यानी बीच में, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल शिक्षार्थियों के वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस ओनली द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ लर्नर्स। देखो, इसके बारे में कई बार बता चुकी। कंसेप्चुअल नॉलेज यानी कि किसी चीज़ के बारे में आप कितना जान चुके हैं,
कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है, सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी है। आप उस टॉपिक को समझते हैं गहराई से, यानी कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। जैसे कि ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करती हूँ हमारी क्लास में भी, कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर होना मतलब जो परिभाषाएं होती हैं उनके पीछे मतलब क्या है उसको आप समझ पाएँ। जैसे नाउन की डेफिनेशन आपने एक बार रट ली तो रट ली, लेकिन उसके पीछे का जब आप उसका अर्थ समझने लगे, गहराई से उसको समझने लगे डेफिनेशन को, तो समझो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। वही कहलाती है कंसेप्चुअल नॉलेज। तो संज्ञा की परिभाषा आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में जो रटाई जाती है, जब आप उसको नहीं समझ पाते, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उसको आप अच्छे से समझ पाते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होता है। तो वही होती है कंसेप्चुअल नॉलेज। अब इसके आधार पर आपको ये बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी जो हैं इनसे आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि राज्य और सरकार के बीच अंतर पर चर्चा करें। अब देखो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि राज्य क्या है और सरकार क्या है। कहीं कहीं पर पॉलिटी में राज्य से संबोधित किया गया है गवर्नमेंट को ही, पूरे देश को एक तरह से राज्य कंसिडर किया गया है। अगर आपने कंसेप्ट वो क्लियर कर लिया है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में जो कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी मतलब जांचते हैं, इसमें एक तरह से डिफरेंसेस पूछे जाते हैं सिमिलर सी चीज़ों में, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और सेकंड जो है मौलिक अधिकार क्या है। देखो मौलिक अधिकार की रटी रटाई डेफिनेशन बुक में मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसको समझ पाएंगे तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं भाई। कि हमें जो जीवन जीने के लिए मूल जो अधिकार चाहिए, बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, वही एक तरह से मौलिक अधिकार है। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी ये नॉलेज जो है कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप हो जाएगी, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ए और बी यहाँ पर इसीलिए सही है। अब देखो इसका तो रटा रटाया आंसर हो सकता है। हमसे पूछा गया भारत कब गणतंत्र बना, इसमें कोई कंसेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है डी, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना होता तो क्या होता। इसमें भी कोई कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री जोया यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी कक्षा के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की सरकार को अवधारणात्मक रूप से समझ लिया है कि उन्होंने अभी पढ़ाना समाप्त किया है। तो अब जो है ये जोया, उसने गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बच्चों को बता दिया है। अब वो ये जानना चाहती है कि क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों का या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उन्हें उनकी समझ पर निर्णय लेने में सक्षम करेगा। तो आप मतलब कौन सा क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं, टीचर ऐसा कौन सा क्वेश्चन कर सकती है जिससे वो ये जान पाए कि बच्चों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जो तरह तरह की होती है, वो कंसेप्ट बच्चों का क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोकतंत्र के साथ राजशाही की तुलना करें। तो बच्चों से जब ये पूछेंगे हम लोकतंत्र के साथ राजशाही यानी मोनार्की की तुलना करें, तो बच्चे तभी कंपेयर कर पाएंगे जब उनको इन दोनों का अर्थ क्लियर होगा कि मोनार्की किसे कहते हैं और डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा शासन होता है, जनता ही सर्वोपरि होती है इसमें। और राजशाही में राजा का शासन या फिर रानी का शासन होता है। ये कंसेप्ट अगर वो क्लियर कर लेंगे तभी इसका आंसर वो कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा ये जानने के लिए कि उन्होंने इस कंसेप्ट को समझ लिया है कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, मतलब कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकलन कार्य छात्रों को जल चक्र की व्याख्या करते हुए एक चित्र बनाने के लिए कहता है। यानी कि एक असेसमेंट टास्क दिया गया है बच्चों को जिसमें उन्हें ड्रॉ करना है डायग्राम वाटर साइकिल का। इस कार्य के माध्यम से छात्र ज्ञान और समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है। देखो ज्ञान और समझ के जो पहलू हैं उनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब इसमें हमसे पूछा है कि कौन से पहलू का आकलन इसमें नहीं किया जा सकता है, जबकि ये नहीं पूछा हमसे किया जा सकता है। तो नहीं यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, मीठे पानी के स्रोत। देखो मैंने आपको बताया था ये कॉग्निटिव डोमेन्स का है। ये पहला और दूसरा जो लेवल है, पहला और दूसरा जो स्टेप है वो है ज्ञान और समझ। पहला है ज्ञान और दूसरा है समझ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो
कॉग्निटिव डोमेन है उसमें ये दो स्टार्टिंग वाले स्टेप्स हैं। ज्ञान मतलब किसी चीज़ का आपको ज्ञान है, किसी चीज़ की नॉलेज है आपको, और अगर किसी चीज़ को आपने गहराई से समझ लिया है, उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया है, वो आता है समझ के अंदर। तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं जल चक्र की, जल चक्र में सिर्फ हमको ये पता चलता है कि जल चक्र में किस तरह से पानी जो है अपना रूप बदलता है, ना कि इसमें मीठे पानी का कहीं जिक्र आता है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये फोर्थ नहीं होगा। तो ज्ञान और समझ के जो पहलू का आकलन करते हैं, ये तीन चीज़ें करती हैं जल चक्र के मुख्य 4 चरण। इसमें हम जान पाते हैं जल चक्र में कि 4 चरण कौन से हैं जल चक्र के अंदर मुख्य, और वर्षा और संघनन के बीच अंतर हम कर पाते हैं इसमें, और कैसे पानी लगातार अपना रूप बदलता है ये हम इसमें जान पाते हैं। तो जो चीज़ हम इसमें नहीं जानते हैं वो है मीठे पानी के सोर्स, इससे रिलेटेड ही नहीं है, मीठे पानी के यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं आता है। अब देखो, अगर मैं आपको वाटर साइकिल दिखाऊं तो आप भी समझ पाएंगे कि क्यों इसमें हम मीठे पानी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर कहीं जिक्र हुआ है मीठे पानी का? नहीं, कहीं भी हुआ है, कहीं लिखा भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जल चक्र कुछ इस तरह का होता है कि किस तरह से पानी का इवेपोरेशन होता है, कंडेंस होता है वाटर, और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन में ये बदल जाता है। मतलब कि एक तरह से वर्षा के रूप में ये जल जो है नीचे ज़मीन पर गिरता है, और कलेक्शन होता है, फिर से इवेपोरेशन होता है, और फिर कंडेंस होता है वाटर। ये इस तरह का जो प्रोसेस है, इस तरह से चलता रहता है ये। तो जब ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता रहता है, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? साइकिल कहा जाता है। अब क्योंकि ये जल से जुड़ा हुआ साइकिल है, तो इसलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे जो पहला है पॉइंट हमारा, उसमें दिया है जल चक्र के 4 मुख्य चरण। ये यहाँ पर बात सही हो रही है, 4 चरण आप देख रहे हैं मुख्य जल चक्र के, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है वर्षा और संघनन के बीच अंतर। वर्षा और संघनन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है संघनन और ये है वर्षा। तो इसका जो है छात्रों को ज्ञान भी है और इसको समझ भी पाए हैं जल चक्र के बारे में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जब समझ पाए हैं तो फिर इसके बीच अंतर कर पाएंगे। समझना मतलब कि किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाना। अगर किसी चीज़ को आपने समझ लिया है, जैसा कि मैंने अभी पीछे किसी क्वेश्चन में बताया था, किसी चीज़ क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं, उसका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया है, तो आप उनके बीच अंतर भी कर पाएंगे। जब आप उसको समझते ही नहीं है तो अंतर कैसे कर पाएंगे? दोनों चीज़ों के बारे में जो डिफरेंस है उसको कैसे बता पाएंगे? तो सेकंड भी यहाँ पर है। और कैसे पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है, ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी बूंदों के रूप में बदल जाता है, कभी बादल के रूप में बदल जाता है। ये तो इस तरह से क्या है, पानी अपना रूप लगातार बदलता रहता है, ये भी यहाँ पर हम जान पा रहे हैं। तो मीठे पानी के सोर्स का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा पहलू का आकलन ये नहीं किया जा सकता है इसमें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।